अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। क्या हाल चाल? हाल तो जो अभी लोग बताएंगे कुछ आपको। दिनों बाद आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आई वाज जस्ट थिंकिंग वेयर वर यू ऑल, तो आप लोगों को तो खास तौर पे वेलकम। हाउ इज इट गोइंग? आजकल कराची में हमारा मौसम जो है ना वो रेयर वाला जो अच्छा होता है वो हुआ है। हवा इज एक्चुअली अब्दुल्ला आज सुबह ना तो ऐसी चिल फैक्टर था। मैं अब ये नहीं कहूंगी नेचुरली कि ठंड थी और जी ठंड पड़ गई एंड ऑल दैट, खुनकी सी थी और एक जैसे मौसम सुबह के औकात में खुनकी आपको महसूस होती है। पानी जब आपको एक्चुअली ठंडा लगना शुरू हो जाए ना, पानी का ये इज नॉट एन इंडिकेटर, क्योंकि मेरा पानी तो ठंडा ही होता है। नहीं हुमा, जब आपको मतलब वो ठंडा पानी बुरा लगना शुरू हो जाए, सो वो वाला मौसम आ गया है कराची में। चिली आपको फील हो रहा था और एकदम से एक सेंस ऐसी थी, और आपको पता है थोड़ा सा आजकल ओवरकास्ट भी रहता है हमारे यहाँ, तो ऐसी सेंस हो रही थी जैसे जब मौसम बदलने के होते हैं ना अक्टूबर नवंबर टाइप बातें। लेकिन आप किसी कुछ फहमी में ना रहिएगा, ये अक्टूबर में मौसम बाकी मुल्क में बदलता है। कराची हमको में तो पता ही नहीं था। ऑफ कोर्स वी नो वेयर वी आर। कराची में अक्टूबर में शदीद गर्मी पड़ती है और सितंबर में भी। सो जुलाई एंड अगस्त, यू नो, व्हेनेवर समबडी आस्क्स मी कि कराची आने के लिए मौसम कौन सा अच्छा है, तो आई टेल देम कि अगस्त एंड जुलाई में आप आया करें कराची, अगर आपको लंबे अरसे के लिए आना है। बच्चों की छुट्टियां वगैरह गर्मियों की जाहिर ऐसी में होती है ना, आपके बहन भाई जब पूछते हैं आपके जो बाहर रहते हैं, दिसंबर में तो छुट्टियां ही थोड़ी सी होती हैं, तो फिर उतने में आने का मजा क्या है। और उसमें बहुत कुछ और करना होता है, बट फॉर कराची अगस्त इज द मंथ है। लेकिन सितंबर में बिल्कुल ना आए, क्योंकि एक्चुअली सितमगर उसे इसीलिए कहा जाता है। पंजाब और कराची दोनों सितमगर, हाँ, बला की गर्मी पड़ती है, बला की गर्मी पड़ती है। सो स्टे वेयर यू आर। अच्छा जी, और इसलिए भी स्टे वेयर यू आर क्योंकि पेट्रोल जो है वो बढ़ गया है, तो लिहाजा अब आपको और भी दिलवाना पड़ेगा। 5 रुपए 77 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। That is a lot। तो लिहाजा आज सुबह आपको पता है आलमी मंडी में भी तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। $85 पे था, फिर 84 पे आया, सो इसी के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, विच इज सर्टनली एन इंक्रीज। 331 रुपीज 20 पैसा पर लीटर ये आपका पेट्रोल हो गया। और डीजल जो है बताया आपने, डीजल की नई कीमत हो गई है 390 390 रुपीज 42 पैसा पर लीटर। तो ये हो गया डीजल, और तो ये सब कुछ ऊपर हो गया, तो लिहाजा कनेक्टिंग टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, जहां आप हैं सही हैं वहीं रहें। ओके, आगे चलते हैं। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है ऐसी चीज़ों पे, लेकिन खबर है तो आपको बताना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान ने नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म को हकायक के मनाफी करार दिया है, हकायक मस्क करने की कोशिश करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया है। अब मतलब दिस इज व्हाट दे गुड एट, यू नो, कहानियां बनाना, कहानियां रादर घड़ना, कहानियां घड़ना। कहानियां बनाना कुछ और होता है, कहानियां घड़ना कुछ और होता है, तो वहां पे कहानियां घड़ी जाती हैं। ISPR ने कहा है कि भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकायक के बजाय जज्बाती बयानी और फिल्मी अंदाज की अक्कास है। सिनेमा की मंजरकशी मैदान जंग में शिकस्त को खुद साख्ता फतह में तब्दील नहीं कर सकती, और ये हिस्ट्री इज यू नो द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड। मतलब ये हम इतनी पुरानी बात नहीं कर रहे हैं ना कि सुनी सुनाई ओरल हिस्ट्री पे हमें बैठना पड़ेगा, किसी ने ये कहा तो ऐसा हुआ होगा। विटनेस किया है भाई, देखा है, पूरी दुनिया ने देख लिया। सैटेलाइट इमेजरी है, डेटा है, कम्युनिकेशन है। अब तो वो भी नहीं है ना कि कहानी कुछ और हो और कुछ और बना ली जाए। दैट इज नॉट नहीं सकता, ऑल्दो इट वुड हैव वर्कड इन योर फेवर। बट एनीवे, आपको ये भी बता दें कि ISPR ने कहा है कि मार्का हक में पाकिस्तान ने 8 फौजी तैयारे जो हैं फाइटर जेट्स, आपको पता है कि मार गिराए। ये भी पूरी दुनिया को नहीं पता, और जिसको नहीं कभी पता होगा ना, वो ट्रंप साहब ने 200 बार कह के पिछले 1 साल में वो भी बता दिया था पूरी दुनिया को। 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया था। फिल्मी मनाजिर तैयारों के नुकसान और हकीकी जंगी हकायक नहीं बदल सकते, यह ISPR का कहना था। ऑपरेशनल रिकॉर्ड, मैदान जंग के शवाहिद, सफारती राब्ते और भारत के बयानात खुद हकायक बयान करते हैं, और आइंदा कोई फौजी मुहिम जोई हुई तो पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा। तो ये तो हम उधर पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दाखिला के इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए हैं, जिनमें अमित शाह ने झूठा इल्जाम लगाया था कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों ने 12 अगस्त को पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 200 अफराद को दहशतगर्दी के इल्जाम में 14 रियासतों से गिरफ्तार किया। अमित शाह ने इल्जाम लगाया था कि ये अफराद भारत में तखरीबी कार्रवाइयाँ करना चाहते थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत अपने दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से आवाम की तवज्जो हटाने और महदूद सियासी मफादात हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है, जैसा कि वो हमेशा लगाता आया है। That's nothing new.
लेकिन हमने साथ ये बॉन्ड भी कर दिया है कि अगर फिर कोई मुहिम जोई करने की कोशिश की गई तो उसका पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अभी ज़रा आगे बढ़ेंगे ये तो और हम वैसे ही मेंशन करना चाहते थे अपने सियासी मामलात के बारे में। आजकल काफ़ी कुछ हो रहा है, थोड़ी ज़रा हलचल आई है। वफा जी, मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी कभी नून लीग हुकूमत के दिन गिने जाने की बात करती है। टिकटॉक आपको याद है ना, वो पूरा एक वो जो हो रहा था कि टाइम इज पासिंग, और कभी ऐवान में मजीद ताउन ना करने के इशारे भी देती है। ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद दोनों जमातों के दरमियान शदीद लफ्ज़ी गोलाबारी देखने को मिल रही है। और सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स, पेट्रोल पंप वाले भी मुतालबात मनवा रहे हैं और जमात इस्लामी पेट्रोलियम लेवी के खात्मे के लिए अपना जो है वो आपको पता है एहतजाज भी कर रही है। और सबसे बढ़कर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नए इंतज़ामी यूनिट्स या सूबे बनाने और मौजूदा निज़ाम के फेल होने की बाज़गश्त हम नहीं रही। मोहसिन नकवी ने एग्जैक्टली क्या कहा था, एक दफ़ा आपको दोबारा सुना दें ताकि उसके बाद फिर हम बात कर सकें। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, मैं नहीं कहता कि इसको किस तरह लेके जाएं, किस तरीके से लेके जाएं, लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। मोहसिन नकवी के इस बयान को मजीद तक़वियत उस वक्त मिली जब DG ISPR ने एक प्रेस ब्रीफिंग में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान को बड़ी हद तक सेकंड किया और उसके बाद से हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ रहा है। MQM के लीडर्स का दावा है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी कुछ भी कहे, जिन्होंने नए सूबे बनाने का फैसला किया है उन्हें फैसले मनवाने आते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने क्या कहा था, शहजाद इकबाल के शो में भी देख लीजिए। मुझे लगता है कि टाइम आएगा तो काबीना में जो 26वीं आईनी तरमीम आई थी और जब 27वीं आईनी तरमीम आई थी तो राना साहब से पूछे कि वो काबीना में डिस्कशन करके आई थी। अगला सवाल आपका ये बना, जो तरमीम 26वीं आई है तो हमें तो उस दिन पता चला था काबीना में, जिस दिन हमने उसको उसके लिए वोट देना था, तो काबीना में डिबेट कराई थी राना सनाउल्लाह साहब ने 26वीं तरमीम पे, लेकिन 27वीं तरमीम पे, अगली भी तरमीम पे इसी तरह से राना साहब को भी पता नहीं चलेगा जो है वो आ जाएगी। अच्छा जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी आपने सुन लिया। और नए इंतज़ामी यूनिट्स के मामले पर मुस्लिम लीग नून ना अभी तक साफ छुपती है और ना सामने आती है, और ख़ास तौर पर नून लीग की आला सियासी क़यादत बिल्कुल खामोश है। एक तासुर ये है कि नून लीग भी नए इंतज़ामी यूनिट्स की मुखालिफ है, मगर वो समझ रही है कि जब पीपल्स पार्टी भी इसका मकसद पूरा कर रही है तो फिर बेसिकली कि हमको बोलने की क्या ज़रूरत है, हम क्यों किसी की नाराज़गी लें। बिल्कुल, बाज़ सहाफ़ती हल्के दावा कर रहे हैं कि नए इंतज़ामी यूनिट्स का मामला किसी न किसी सतह पर मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत तक पहुँचाया गया है, लेकिन हुकूमत इनकारी है कि मसला किसी फोरम पर डिस्कस ही नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का तो ठोक मौक़िफ़ है कि सिंध में नए सूबे का सवाल ही पैदा नहीं होता। 28वीं आईनी तरमीम और नए इंतजामी यूनिट्स हम भी बात कर रही है, दीगर लोग भी बात कर रहे हैं, तो क्या तो कश्मीर को भी सूबा बनाया जाएगा या फिर मजीद इंतजामी जो यूनिट्स हैं वो आप देख रहे हैं? देखिए, मेरे पास तो कोई इतलात नहीं है। बतौर वजीर इतलात मैं आपको बात करूँ तो मुसद्दिका बात होनी चाहिए, फैक्ट बेस होनी चाहिए। मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं, जब होगी तो जरूर आपसे बात। सिंध में रहने वाले कहते हैं नहीं चाहिए, सिंध के सियासतदान कहते हैं नहीं चाहिए। अब वो 3-4 आदमी जो मैंने कल भी कहा कि कौंसलर नहीं बन सकते, यार उनकी हैसियत क्या है? MQM की आज हैसियत क्या रह गई है? एक यूसी नहीं जीत सकते ये, वो बैठ के फैसला करेंगे कि सिंध का मजीद सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब वो बात करते हैं उनको खुद शर्म आनी चाहिए। वो अपने आप को तो जोड़ नहीं सकते, बिखर गए, गोलियां चला रहे हैं, कुर्सियां मार रहे हैं, एक दूसरे को शक्ल एक दूसरे के रखना पसंद नहीं करते हैं। और सूबा सिंध में सूबा बनाने के लिए कोई इकट्ठे बिठा देता तो बातचीत शुरू कर देते हैं। इनको ये जेब नहीं देता है। जो मुझे डर लगता है ना, सच्ची बात है, जो मुझे डर लगता है और बहुत मुझे खौफ लगता है इस बात से, इनको अंदाजा नहीं है कि इनकी बातों से सूबा सिंध में क्या क्या कुछ हो सकता है। वजीर दाखिला ने कहा तो मैंने अगले दिन कहा कि वजीर दाखिला की हैसियत क्या सिंध में, उसकी सियासी हैसियत सिंध में क्या है? कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा कि IPP कह रही है, IPP की क्या हैसियत है सूबा सिंध के अंदर भाई, कि वो बैठ के फैसला करें कि सिंध में सूबा बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। जो बात करेगा मैं उसको जवाब दूंगा। MQM ज्यादा उछल रही है, मैं उसको जवाब दूंगा ना। कोई और है आके कर रहे बात, फिर जवाब दे देंगे किसी को भी। ये पार्लियामेंट का काम है, सियासतदानों का काम है, सियासी जमात का काम है, सूबे में रहने वाले लोगों का काम है। वो तय करेंगे कि क्या करना है। नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ी हद तक लचकदार रहा है। नए इंतजामी यूनिट्स या सूबों के बारे में सियासी जमातों का मौक़िफ़ कुछ भी हो, लेकिन एक बात तय है कि मौजूदा सूबाई सेटअप और गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में आवाम के मसाइल तो नहीं हल हो रहे, और नए इंतजामी यूनिट्स बनाने भी शायद इस मसले का हल हो या ना हो, इस पे भी स्टडी होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। बेसिक बात यह है कि डिस्कशन तो हो।
डिस्कशन भी हो, और डिस्कशन का डिस्कशन सबसे के बगैर कुछ हो मेन ना पॉइंट भी जो हो। हो ना, जो असल मसला है वो गुड गवर्नेंस का है। मतलब आप 4 सूबे हो, आपके 5 हो या 15 हो, अगर गवर्नेंस सही नहीं है कहीं भी तो आप जितना भी कर लें, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो वर्क ऑन दैट फर्स्ट, बट एनीवे दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। और इसमें सर्टनली देखिए ये बात शुरू कहाँ से होती है, मुझे लगता है कि ये बात कराची, कोई भी आता है ना कराची को देख के शुरू करता है फिर ये बात, क्योंकि कराची में जो आवाम के मसाइल है, कराची की जो हालत है, ठीक है काम हो रहा है, लेकिन कराची ओवरऑल जो जैसा कराची है उससे इस बात को तकवीयत मिलती है कि काम नहीं हुआ और इतने अरसे नहीं हुआ, या फिर हुआ तो किधर हुआ है, वो नज़र उस तरह आता नहीं है। सेनेटर राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं, वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर। राना साहब क्या हाल है, गुड मॉर्निंग। राना साहब पहले तो ये बता दें कि अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए बड़े अरसे बाद हुकूमत का बराह रास्त रब्ता हुआ है। आप खुद गए थे अपोजिशन लीडर के पास, फिर क्या बात बनी या नहीं? देखिए, अपोजिशन लीडर ने पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो हैं वो खाली है और उनके ऊपर कंसल्टेशन इन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो तकाजा है आइन का, कानून का, तो उसके ऊपर जो है वो बात की जाए। तो उस सिलसिले में आज जो है वो सेनेट में हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं अल्लामा नासिर अब्बास साहब, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आप अपोजिशन चैम्बर जो है वो तशरीफ़ ले आएँ। तो वहाँ पे महमूद खान अचकज़ई साहब जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली, वो भी मौजूद हैं। तो फिर मैं, डॉक्टर तारक फजल और लॉ मिनिस्टर आज़मदीन तारड़ साहब जो हम गए थे वहाँ पे, तो उनके साथ इसी मौजू पे बात हुई है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके दरमियान जो है वो कंसल्टेशन भी और अदरवाइज़ भी जो है वो एक मुलाकात जो है वो होनी चाहिए। तो उस सिलसिले में आज पॉजिटिव बात हुई है। तो उम्मीद है कि नियर फ्यूचर में जो है वो दोनों साहबान की जो है वो मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अच्छा राना साहब, आप अपोजिशन कह रहे, उम्मीद तो आप भी जाहिर कर रहे थे, डॉक्टर तारिक भी कल कह रहे थे कि बर्फ पिघल सकती है। अब आप अपोजिशन की जानिब हाथ बढ़ा रहे हैं, कुछ अपने इत्तेहादियों की भी सुन लें। कश्मीर इलेक्शन के बाद भी मामला आपको पता है ठंडा हो जाना चाहिए था, लेकिन पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर सख्त इल्ज़ामात अभी भी बरकरार हैं, बार बार दोहराए जा रहे हैं। आपकी जानिब से जवाब भी भरपूर दिया जाता है। सो ये लड़ाई अभी तूल पकड़ती है, आपको दिखाई दे रही है ज़रा ज़्यादा सीरियस नहीं हो गया मामला, या आपको लगता है कि सेटल डाउन हो जाएगा चंद दिन में? देखिए, आपने बड़ी दुरुस्त बात की है कि आप के इलेक्शन के बाद जो है ये मामला ठंडा हो जाना चाहिए। तो अभी इलेक्शन गुजरे, कितना वक्त गुजरा है, अभी ये 2 दिन पहले तो वहाँ पे इलेक्शन का जो लास्ट फेज़ था, 3rd फेज़, वो मुकम्मल हुआ है। तो अब इसमें देखें, इलेक्शन में जो है वो एक ऐसा माहौल भी होता है और फिर बाज़ औक़ात जो है वो इलेक्शन कैंपेन के कुछ तकाज़े होते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है। बाज़ औक़ात अल्फाज में भी जो है वो तलख़ी हो जाती है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन जो है वो ओवर होता है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो आपस में बैठती है। यकीनन पीपल्स पार्टी के साथ भी हम बैठेंगे और जो भी इश्यूज़ हैं उसमें लड़ाई का या उसमें शिद्दत का मामला तो यही है ना कि बाज़ सीटों के ऊपर उन्हें ग्रीवेंसेस हैं कि वो समझते हैं कि वहाँ पे उनके कैंडिडेट के साथ जो है वो कोई वहाँ पे नाजवाजी या धांधली हुई है। हमारे कैंडिडेट्स का भी 2 हलकों में बड़ा सीरियस एतराज़ात है, उनके पास भी एविडेंस है, लेकिन उसके लिए एक तरीक़ाकार है कानून में, आइन में, और वो इलेक्शन कमीशन जो है वो उस मकसद के लिए मौजूद है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो मौजूद हैं। तो उसमें हमारी राय यही है और पीपल्स पार्टी से भी हम इसी चीज़ की तवक्को रखते हैं कि एक आइनी और कानूनी तरीक़ाकार जो है वो अपनाया जाएगा। वो भी अपने ग्रीवेंसेस लेके जाएं, ज़रूर लेके जाएं, और वहाँ पे जो एविडेंस है उसको भी पेश करें। और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमने भी उनसे ये कहा है कि ठीक है, आपके जो भी एतराज़ात हैं, पार्टी आपके साथ खड़ी है, आप उन एतराज़ात को जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो है उनको टेकअप करें, और हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ जो है वो इंसाफ हो
और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो आइन और कानून के मुताबिक मेरिट के ऊपर फैसला करें। मेरिट के ऊपर। अच्छा बताइएगा राना साहब, अब जरा आगे चलते हैं, क्योंकि सख्त बयानात के तबादले के बावजूद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक इशू पर बिल्कुल एक ही पेज पर हैं। आप दोनों नए सूबों की बात को सीरियस नहीं ले रहे और पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ सामने आ चुका है। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या यही है कि सूबों की तकसीम किसी सूरत मंजूर नहीं की जाएगी? आपकी जमात के लिए भी ये एक रेड लाइन ही हम समझें? देखिए, किसी भी पार्टी का अगर ये मौक़िफ़ है कि सूबों की तकसीम किसी तौर पे भी जो है वो मंजूर नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये मौक़िफ़ जो है वो गैर आइनी होगा। क्योंकि आइन में बाकायदा जो हमारे बड़े थे जिन्होंने एक मुतफ़िक़ा आइन 1973 का बनाया, तो उसमें आर्टिकल 239 आप उसको देख लें, उसमें बाकायदा एक तरीक़ाकार दर्ज है और आइन इस बात को अलाउ करता है कि सूबों की तकसीम जो है वो हो सकती है। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून का बिल्कुल आइन से हट के कोई मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन जो तजवीज़ इस वक्त मीडिया में डिस्कस हो रही है उसकी कोई अमली सूरत जो है वो सामने नहीं है। कभी जो है वो 32 सूबों की बात होती है, कभी 6 की बात होती है, कभी 16 की बात होती है, और डिफरेंट जो हमारे मीडिया के दोस्त भी और बाज़ पॉलिटिशियंस भी जो है वो मुख्तलिफ बात जो है वो करते हैं। लेकिन इस बारे में अभी तक कोई ऐसी तजवीज़ जो कि किसी सूबाई असम्बली में पेश हो कि भैया इस सूबे में जो है वो इस तरह से और सूबे बनने चाहिए या तकसीम होनी चाहिए, या पार्लियामेंट में या कैबिनेट में, तो किसी जगह पे भी कोई इन ब्लैक एंड वाइट कोई तजवीज़ या कोई जो है वो प्लान जो है वो अभी तक ज़ेरे गौर नहीं आया। तो अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है और जिसमें कोई जो है वो वाकई एक ऐसा तरीक़ाकार हो को जो डिबेट के बाद, बहस के बाद मालूम हो कि इससे लोगों के मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं, तो PMLN जो है वो किसी भी ऐसी तजवीज़ के ऊपर गौर करने को तैयार है। लेकिन अगर ये सिर्फ जो है वो ये टॉक शोज़ का मौजू बन के रह जाना है, वहीं पे डिस्कस होना है, और किसी भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे में जिस तरह से प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, नेशनल असम्बली है या सेनेट है, तो वहाँ पे ये डिस्कस नहीं होना और किसी एक प्लान की सूरत में या एक जो है वो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म की सूरत में जो है वो चीज़ नहीं आनी, तो उसके ऊपर तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की कोई सीरियस जो है वो डिबेट हो सकती है। सीरियस। अच्छा राना साहब, MQM वाले नए सूबों के सबसे नुमाया एडवोकेट हैं। चलें, आपने अच्छा किया, वाज़े कर दिया कि नए सूबे बन ही नहीं सकते, किसी सूरत नहीं बन सकते, ये इट्सेल्फ आपने कहा मौक़िफ़ गैर आईनी है। अब MQM वाले तो कह रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब की गुफ्तगू काफ़ी वायरल हो रही है आजकल अब, और वो कहते हैं कि अगर फैसला हो गया तो 26वीं 27वीं तरमीम की तरह नई तरमीम भी अचानक आ जाएगी और उसमें भी काबीना में डिस्कशन की सूरत भी पैदा नहीं होगी और हो जाएगा सारा कुछ। सो क्या आपको लगता है, क्या यहाँ तक बात जा सकती है, या वो सिनेरियोस कुछ और थे, उस पर इत्तेफाक राय था और इस पे इत्तेफाक राय चूँकि नहीं है इसलिए ये वाली तरमीम उस तरीके से नहीं आ सकती? अगर किसी ने ये कहा है कि 26वीं और 27वीं आइनी तरामीम की तरह अचानक ही जो है वो तरमीम सामने आ जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो मैं समझता हूँ कि इतनी शॉर्ट मेमोरी तो किसी की नहीं होनी चाहिए। कौन ये कहता है कि ये तरामीम जो है ये अचानक आ गई और किसी को पता ही नहीं चला? 26वीं तरमीम, उसके ऊपर तो कोई तकरीबन 1.5 महीना जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के घर के ऊपर ये आलम रहा कि एक पार्टी जो है वो अंदर उनसे मुलाकात कर रही होती थी और 2 जो है वो कतार में लगे होते थे कि जी वो बाहर आएँ और हम जाके अपना नुक्ता नज़र जो है वो पेश करें। और इसके ऊपर इतनी जो है वो डिस्कशन और ऐसे मराहल आए कि कभी जो है वो इत्तेफाक राय होता नज़र आता था, कभी जो है वो ऐसा नज़र आता था कि ये सारी चीज़ जो है ये बिल्कुल जो है वो वापस हो जाएगी। और उसकी मेरा ख़्याल है कि शायद कोई
पहले कोई तकरीबन 60 के करीब जो है वो उसके उस अमेंडमेंट में जो है वो सेक्शन मौजूद थे। उसके बाद मेरा ख्याल है कोई 10-12 के ऊपर आज जाके जो है वो इत्तेफाक हुआ, और 26वीं तरमीम जो है ये बिल्कुल, ये कहना कि जी वो अचानक हुई और मुसल्लत हुई, ये बिल्कुल गलत है। और मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी तो सारी चीज़ें जो है वो भूल नहीं जानी चाहिए। उसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई और उसके बाद कंसेंसस हुआ, और उस कंसेंसस में पीटीआई भी शामिल थी। पीटीआई ने आखिर में मौलाना फजल रहमान साहब से कहा कि जी हमारी मजबूरी है, हम वोट नहीं कर सकते क्योंकि खान साहब ने मना कर दिया है, तो आप जो है वो बेशक वोट कर दें। तो उसके बाद फिर माइनस पीटीआई ये इत्तेफाक राय से जो है वो 26वीं तरमीम हुई थी। और अब भी कोई अचानक मामला नहीं होगा। सूबे हों या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो या एम्पावर्ड बलदाती निज़ाम हो, वो इसके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन होगी। जो आइनी कानूनी रास्ता है वही अपनाया जाएगा, और डिबेट होना एक जमहूरी मुआशरे का, मैं समझता हूँ कि उसका असासा है, उसकी असास है, बुनियाद है। तो ये डिबेट जो है वो होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल हम पूरी तरह से अपना नुक्ता नज़र जो है वो दे भी रहे हैं, लेकिन बहरहाल अभी तक पार्टी ने इस बारे में कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया। All right, thank you so much for your candid opinion। सेनेटर राना सनाउल्लाह हमारे साथ थे। अच्छा जी, अब वो सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वगैरह वो सारी बातों को साइड पे रख देते हैं, क्योंकि हमारी टीम जो है वो इंग्लैंड पहुंच चुकी है। क्रिकेट टीम की बात हो रही है और पहले टेस्ट की तैयारियों में लगे हुए हैं, और प्रैक्टिस मैचेस भी चल रहे हैं। और किधर चल रहे हैं? हेडिंगले लीड्स में पहला प्रैक्टिस सेशन हुआ। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग की भरपूर ट्रेनिंग की। कप्तान बाबर आजम ने भी नेट में मुख्तसर बैटिंग की प्रैक्टिस की। आपको पता है इंजरी से मुताल्लिक इनकी खबर आई थी, जिसके बारे में हम कंसर्न भी थे। जो प्रैक्टिस मैच हुआ था, इट इज अल्हम्दुलिल्लाह नॉट सो बैड। मुमकिन तौर पर उंगली की इंजरी से मुकम्मल छुटकारा हासिल नहीं कर सके, ऑल्दो अभी भी उनको पेन है, इसलिए बहुत ही कम वक्त के लिए वो वहाँ मौजूद थे। आज मुआयने के बाद अब फैसला होगा कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे टेस्ट। सो दैट इज गोइंग टू हैपन, और ये फैसला आज हो जाएगा। प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने एक खुसूसी मद्दाह से मुलाकात भी की। देयर यू गो, स्पेशल पर्सन, मस्ट बी अ बिग फैन। और ऑटोग्राफ भी दिए। ऑटोग्राफ मतलब आपको पता है कि ये अपनी शर्ट भी देना, पाकिस्तान किट, पाकिस्तान कलर्स, तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। और खुद देना बाबर आजम का डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। एंड शी इज सो हैप्पी। प्यारी तस्वीर थी, वेरी नाइस। हमें इस किस्म की ना चीज़ें बड़ी इंडियरिंग लगती हैं, वी रियली लाइक टू सी दो। सो वी थॉट कि आपको भी देखना चाहिए। ये तो इमाम है, इमाम की भी फ़ैन होंगी तो उनके साथ भी तस्वीरें वेरी नाइस। और अगर ये आपको मौका मिल जाए ना ऑन द साइड लाइन्स ऑफ अ क्रिकेट मैच कि आप क्रिकेटर्स के साथ तस्वीर खिंचवा सके और ऑटोग्राफ ले सके, दैट इज़ ह्यूज। मतलब ऑलमोस्ट आपके ना पैसे वसूल हो जाते हैं उस मैच के बाद में, बेशक जो भी हो। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द वेदर। और वेदर के हवाले से हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ तो जो हो रहा है वो हमने आपको सुबह सुबह बता ही दिया है, लेकिन मानसून के नए स्पेल की पहली बारिश ने रावलपिंडी में हर तरफ पानी कर दिया है। नशेबी इलाके जो है वो ज़ेर आब आ गए हैं और हुकाम को रेन इमरजेंसी लगाना पड़ी है। सड़कों और गलियां जो हैं वो तालाब बन गई हैं। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है। नाना लई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह जो है वो 20 फुट तक बुलंद हो गई है। रेस्क्यू टीमों ने पानी में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। एमडी वासा के मुताबिक रवा मानसून सीजन का ये सबसे हैवी स्पेल है। मजमूई तौर पर 144 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। पीडीएमए ने पहले ही मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया था। अब ये बताया जा रहा है कि दिस हैज़ बीन द हैवीएस्ट सो फार। महकमा मौसमियात ने भी 21 अगस्त तक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला, हाफजाबाद और इर्द गिर्द के अजला में बारिशों की पेशगोई की है और पंजाब हुकूमत को तैयारी बेहतर बनाना होगी। सो इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी पीडीएमए पंजाब सैफ अनवर साहब। बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। सैफ साहब, ये बताइएगा, ये छठा स्पेल है, ये हैवीएस्ट स्पेल है, तो इस तरह हम इस तरह देखें कि ये प्रोग्रेशन हो रही है, ये ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है, या फिर दिस इज इट? बहुत शुक्रिया आपका। इसमें गुजारिश ये है कि ये ऑलमोस्ट मॉनसून का 6th स्पेल चल रहा है और जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि पीडीएमए ने इस पर ऑलरेडी अलर्ट जारी किया हुआ है
और ये बारिश जो है ये हमारे जो नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और आगे जाके 20th को और 21 अगस्त को इंशाल्लाह ये जो बारिशें हैं ये कम होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन कुछ बारिशें सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो पंजाब के हैं वहाँ होंगी। और जहाँ तक आपने पिंडी का जिक्र किया, पिंडी का एक डिफरेंट फिनोमेना है। ऊपर कैचमेंट एरिया में बारिश होती है, पोटवार का रीजन है, इसकी टोपोग्राफी इस तरह की है कि फ्लैश फ्लड आता है नाला लई में, और कटारियाँ और आगे गवाल मंडी का जो एरिया है, गवाल मंडी के पास स्पेशली आके लो लाइंग एरियाज़ में जब पानी का फ्लो तेज़ हो और लेवल रेज हो जाए तो जो पानी आप आना है शहर से, उसका जो इनलेट्स हैं वो बंद हो जाते हैं और पानी नहीं आता बाहर, तो उसकी वजह से पीछे पॉन्डिंग होती है। और लेकिन ये कुछ घंटों में जो ही वाटर लेवल रिसीड करता है तो शहर का पानी भी निकल जाता है। इसी तरह के एक दो दफ़ा ये इंसिडेंट पीछे इसी बरसात के मौसम में हुए, लेकिन घंटों में वासा ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्टिवली उसमें अपना रोल प्ले करके तो पानी जो है और पॉन्डिंग कलर कर ली। अच्छा, अब ये बताइएगा हमारी आने वाले दिनों की क्या तैयारी है? आर वी ऑलमोस्ट ओवर फ्रॉम दिस थर्ड स्पेल और सिक्स स्पेल, और हमारे दरियाओं में जो सूरत हाल है पानी की वो भी इस साल जाहिर है इतनी अलार्मिंग नहीं बनी, क्योंकि इस साल जितनी भी हमारी बारिश हुई है वो मामूल की बारिशें या जितनी एवरेज पड़ती हैं उससे इन परसेंटेज फिर भी कम है। इसमें मैं गुजारिश करूं कि जो अभी पिछले स्पेल सारे गुजरे हैं, सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर में हुई, लेकिन वासा और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बड़ा एफिशिएंटली इस पॉन्डिंग को और इस क्राइसिस को हैंडल किया। आगे भी बारिशों का स्पेल इस 21 के बाद है, लेकिन आइसोलेटेड रेंज हैं, उस लेवल की नहीं है, लेकिन ये 15 सितंबर तक स्पेल जाते रहेंगे। लेकिन उसके पैरेलल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है और जो मशीनरी है वो चीफ मिनिस्टर साहबा की हिदायत पे वो फील्ड में होती है, वो प्रोएक्टिव मोड पे है, वो अलर्ट पे है, और उसको वासा को स्पेशली काफ़ी इक्विप किया गया है, और स्पेशली जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उन पे ऑलरेडी मशीनरी और इक्विपमेंट जो है वो प्लेस किया हुआ है, ताकि खुदा न खास्ता कोई अगर इस तरह का इवेंचुअलिटी होती है तो उसको टाइमली हैंडल किया जाए। अच्छा सैफ साहब, अभी आपने कहा है कि 15 सितंबर तक ये बारिशों का जो स्पेल्स आते रहेंगे, वो स्पेल्स भी मॉनसून के ही अम्ब्रेला में होंगे या फिर ये दिस इज इट, या फिर सितंबर तक मॉनसून जो है वो चलेगा, जो कि ऑब्वियसली यही मंथ्स होते हैं इनके, तो लिहाजा दैट इज वेयर इट एंड्स? जी, नॉर्मली जो मॉनसून का सीज़न है ये जिस तरह है ये 15 जुलाई से 15 सितंबर तक है, और उसमें हर चीज़ अलर्ट पे है, जितनी मशीनरी है वो अलर्ट पे है, तो इसलिए मैंने 15 सितंबर की बात की है कि वहाँ तक मॉनसून का सीज़न रहेगा, और उसमें मुख्तलिफ स्पेल्स जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं, मुख्तलिफ वेदर कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, लेकिन इक्वली साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और PDM में अलर्ट है, और हम इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह का हुआ तो हम उसको हैंडल करेंगे। बहुत शुक्रिया सैफ अनवर जप्पा साहब फॉर बीइंग विद अस, DG PDMA पंजाब। सो दे सीम टू बी इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स, और बारिशें भी एक्चुअली उस तरह नहीं हुई जिस तरह आप बता रहे थे, जो हमने पिछले कुछ सालों में देखी हैं। सो दे वर इन अ सेंस यू कुड से मैनेजेबल। अच्छा जी, अभी ज़रा इस तनाज़े की बात कर लें। ईरान अमरीका तनाज़ा, इसके दरमियान चलने वाला तनाज़ा अभी तक किसी किनारे नहीं लगा है। इजराइल ने गज़ा में डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे को भी मानने से इनकार कर दिया है। साफ नज़र आ रहा है कि इजराइल को मशरिक़ वुस्ता का अमन किसी सूरत कबूल नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल दावा किया था कि अमरीकी इंतज़ामिया ने पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त पस पर्दा राब्ते का रास्ता कायम कर लिया है। पासदारान के साथ बैकडोर चैनल्स के जरिए बातचीत जारी है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ मुफाहमत की यादाश्त में तोसी नहीं चाहता। ईरानी मुआहदा तो करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिसे मैं ज़रूरी समझता हूँ, ये ट्रंप साहब का कहना था। और ट्रंप ने तस्लीम किया कि फ़िलहाल उनके पास ईरान से मुतालिक कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ना हमें कोई जल्दी है, ये भी उनका कहना था। साथ ही ट्रंप ने कल अपने इत्तेहादी ओमान पर भी हमला
हमलों की धमकी दे दी। और ट्रंप का कहना था कि अगर ओमान ने अपना हुर्मुज़ में अमरीकी कोशिशों में मुदाखलत की तो ओमान पर भी बड़ी बमबारी करेंगे। मतलब आपको पता है ना कि इस किस्म के स्टेटमेंट्स उनके मुंह से ऐसे ही निकल जाते हैं। पूरी दुनिया इस बात की मुंतज़िर है कि कब अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो मामलात बेहतर होंगे कि उधर इजराइल अपनी फितरत के मुताबिक इलाके में अमन की कोशिशों को ख़राब करने में लगा हुआ है। उसका काम यही है कि तुम लोग बातें करो, मैंने जो करना है मैं कर रहा हूँ। इजराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन मंसूबे मुस्तरद कर दिया है और साफ कहा है कि वो इजरायली फौजें गजा से निकालने को तैयार ही नहीं है। अच्छा प्लीज लेट्स रोल बैक अ लिटिल बिट। और कुछ साल पहले जब ये सारा मुआहदा जो था, पीस बोर्ड पूरा बना था और बड़े पैसे जो थे उस बोर्ड में डाले तो नहीं गए थे, लेकिन एटलीस्ट प्लेज जरूर किए गए थे कि जी हम इतने देंगे तो हम उधर देंगे। और ड्रीम्स थी कि जी गजा को हमने ये बनाना है तो वो बनाना है। उस वक्त भी हमें शक था, एंड यू रिमेंबर वी स्पोक अबाउट इट कि कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जी, मतलब इतना आई एम सॉरी बट लैक ऑफ फेथ था उन सारी चीजों में, जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा था कि नजर आता क्योंकि इजराइल बदस्तूर गजा में फलस्तीनियों पर हमले जारी रखे, उसके बाद भी ये कभी रुके ही नहीं। हाँ, इनकी शिद्दत में कमी या ज्यादती होती रही लेकिन ये कभी रुके नहीं। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरेबिया, यूएई समेत 8 मुस्लिम ममालिक ने इजराइल की जानिब से गजा में अमरीकी मंसूबे को मुस्तरद करने की शदीद मजम्मत की है। दूसरी तरफ गजा अमन मुआहदे पर ट्रंप के दामाद जारेद कुश्नर की शटल डिप्लोमेसी अभी भी जारी है। हमास के खलील अल हया के बाद उन्होंने नेतन्याहू से मुज़ाकरात किए हैं। हमास ने सालिसों और ट्रंप इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो इजराइल को मुआहदे की जिम्मेदारियां पूरी करने पर मजबूर तो करें। अमरीकी सदर का कहना है कि हमास के साथ मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए राबते किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इजराइल की कोशिश है कि दुनिया को गजा में उलझाए रखा जाए ताकि अमरीका और ईरान भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। इजराइल की ये कोशिशें हैं कि दुनिया बस एक दूसरे से भिड़ती रहे, लड़ती रहे, आपको पता है, उलझी रहे। एक डिमांड उस सारे अमन मुआहदे की ये थी कि हमास शुड गिव अप देयर आर्म्स, पूरा मिलिट्री विंग जो है अपना उसको डिसमेंटल करें, एंड दे ऑफर टू डू दैट एज वेल। अभी कुछ महीने पहले की बात है। मुझे लगता है कि हमास की तरफ से भी दैट वाज जिसको कहते हैं स्ट्रैटेजी टू चेक कि इजराइल ऑनर करेगा अपनी डील या नहीं करेगा अगर हम वो सारा मिलिट्री विंग अपना डिसमेंटल भी कर दें। और उन्होंने क्लियरली नहीं किया क्योंकि उन्होंने तो निकलना ही नहीं है। उन्होंने कह दिया कुछ भी कर लो, हम नहीं निकल रहे। सो दैट इज वेरी कंसर्निंग और ये आई ओपनर है फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो उम्मीदें लगाए बैठे थे। बात करते हैं, डॉक्टर मलिहा लोधी ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ईरान अमेरिका वाला मामला नहीं हुआ, इजराइल ने गजा अमन प्लान मुस्तरद कर दिया। ये तो नजर आ रहा है कि इजराइल खत्ते में किसी कीमत पर अमन नहीं चाहता। अब क्यों नहीं चाहता, इस पे जरा आप रोशनी डालिए। बेअमनी क्यों इसे सूट करती है? बेअमनी रही तो इजराइल का अपना भी कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, पहले तो मेरा ख्याल है हमें ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाव है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसका थोड़ा सा जायज़ा लेना चाहिए और फिर मैं इजराइल और गाज़ा की तरफ आऊँगी। इस वक्त मैं समझती हूँ कि जो जंग है इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान वो बहुत ही एक खौफनाक ख़तरनाक फेज़ में दाखिल हो चुकी है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ से सदर ट्रंप बल्कि ओमान को भी धमकी दे दी उन्होंने कि अगर ओमान रास्ते में आता है, हालांकि ओमान एक एला है अमेरिका का, तो वो उस पर भी बमबारी करेंगे। ये सदर ट्रंप की लेटेस्ट धमकी है। दूसरी तरफ से ईरान की जो पोजीशन है वो बहुत ही पहले से निस्बतन हार्डन हो रही है और उसकी वजह ये है कि वहाँ पर लगता ये है कि उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनमें कोई अब एतमाद नहीं रहा कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी अमेरिका के साथ नेगोशिएट हुई थी कि अमेरिका कभी भी संगीन नहीं था, कभी भी सीरियस नहीं था उस पे अमल करने के लिए। इजराइल ने जो पब्लिकली रिजेक्ट किया है 15 पॉइंट रोड मैप जो कि सदर ट्रंप के बनाए हुए बोर्ड ऑफ पीस ने इशू किया था पिछले महीने, तो ये तो फिर लगता है कि इजराइल भी कभी सीरियस नहीं था कि वो गाज़ा के पीस प्लान पे को इम्प्लीमेंट करे और उसने जितने भी एक्शंस लिए हैं ये रिजेक्शन से पहले भी, तो उससे तो फिर ये साफ नजर आता है कि इजराइल अमन नहीं चाहता। ट्रेजेडी। अच्छा डॉक्टर साहबा, इजराइल के इस रवैये पर दुनिया खास तौर पर इस्लामी ममालिक तो कतई खुश नहीं है, लेकिन इजराइल पर दबाव डालने के लिए कोई और रास्ता भी नजर नहीं आता ना, सिवाय इसके कि अमेरिका को ही कह सकते हैं और कह भी रहे हैं कि अमेरिका कुछ करे तो करे। सो क्या हम ये तवक्को अभी भी अमेरिका से ही रखें या ट्रंप साहब से रखें कि वो प्रॉब्ली ज़रा कंट्रोल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे?
एक ही मुल्क है जिसकी इजराइल सुनता है, एक ही मुल्क है जो कि प्रेशर डाल सकता है इजराइल पे, इसलिए कि इजराइल के मुआशी और जो फौजी असिस्टेंस है जो अमेरिका से आती है, उसके बगैर इजराइल के लिए मुश्किल है कि वो अपने अफेयर्स को मैनेज कर सके। लेकिन अमेरिका ने कभी इस लेवरेज को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमेशा उन्होंने एक वन साइडेड पोजीशन ली है, और वो भी इजराइल की तरफदारी में। तो हाँ, ये सही है कि मुस्लिम और अरब ममालिक की तरफ से अब तशवीश बढ़ती जा रही है कि इजराइल के अज़ाइम क्या हैं, इजराइल चाहता क्या है, ख़ास तौर पे जब उन्होंने कि गाज़ा का जो अमन का प्लान है उसको मुस्तरद किया। तो यस, इससे तशवीश ज़रूर पाई जाती है। लेकिन देखें, मुस्लिम दुनिया ने भी क्या किया आखिर, सवाए स्टेटमेंट्स देने के उनके पास जो लेवरेज है वो नहीं इस्तेमाल किया। मुआशी लेवरेज है, ओवर फ्लाइट्स इजराइल की बंद करने वाली लेवरेज भी है कुछ अरब ममालिक के पास। तो ये तो सब नहीं हुआ। तो एक तरफ से अमेरिका जो है वो प्रेशर डालने को तैयार नहीं है, लगता है इजराइल पे, और दूसरी तरफ मेरा ख्याल है मायूस कुन है अरब मुल्कों का, और मैं कहूँगी कि मुसलमान मुल्कों का भी, की जो कारकर्दगी है इस हवाले से। और आपने देखा है कि इस पे तो अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो बिल्कुल ही इरेलेवेंट हो गई है। तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है, जिससे कि इजराइल को एक फ्री पास मिलता है कि वो जो चाहे करे, और वो कर रहा है। चलिए डॉक्टर साहब, अब ज़रा आ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये सब कुछ चल ही रहा है, दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका वाला इशू भी एक तरह से हम इसको एक डेड एंड ही कहेंगे, क्योंकि आगे कोई बात कोई ख़ास टेंजिबल तौर पे नज़र नहीं आ रही बढ़ते हुए। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो अमेरिका के किरदार से मुतमईन भी नहीं है, और वो सोच रहे हैं कि ख़ित्ते में अमरीकी अड्डों की ज़रूरत अब क्या रह गई है। तो वो दे आर एक्चुअली कॉन्टम्पलेटिंग कि वो उनकी ज़रूरत है भी कि नहीं है। क्या अमरीका यहाँ से निकलना अफोर्ड कर सकता है? अव्वल तो ये कि मैं नहीं समझती कि कोई भी अरब या खलीजी मुल्क चाहता था कि इजराइल के साथ मिल के अमरीका इस तरह से जंग मुसल्लत करे ईरान पे। उनको पता था कि इसके नताइज उनके लिए कितने मनफी होंगे, कितने नेगेटिव होंगे, और यही हुआ। जैसे जैसे इजराइल और अमरीका ने हमला किया, वैसे ही फिर जब जवाबी कार्रवाई आई ईरान की तरफ से, रिटेलिएटरी अटैक्स, तो जाहिर है उन्होंने टारगेट क्या किया, उन्होंने टारगेट अमेरिकन एसेट्स और अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया जो इन गल्फ रियासतों में हैं। उससे जाहिर है मुआशी बहुत बड़ा सेटबैक हुआ इन मुल्कों के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि जब उन पे इस तरह के रिटेलिएटरी अटैक्स हुए तो अमेरिका ने कुछ नहीं किया उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी डिफेंस में। तो इससे फिर मैं समझती हूँ कि जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स हैं इस खित्ते के, वो तब्दील होते गए, और इसी वजह से हमने देखा कि नई नई अलायंसेस या नए एग्रीमेंट्स जो हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स, वो साइन हुई। सबसे लेटेस्ट तो ऑब्वियसली पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के दरमियान है, उससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। और फिर ये जो अरब ममालिक हैं, जाहिर है उनके जहन में ये डाउट है कि अगर उनके अमरीकी अड्डे अभी तक उनके मुल्क में रहें तो उससे तो फिर वो एक्सपोज होते हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही वल्नरेबल हो जाती है। इट हैज़ बीन अ वेरी टेलिंग वॉर, एब्सोल्युटली, क्योंकि जहाँ जहाँ अड्डे थे ताकि वो तो वल्नरेबल हो गए। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, क्या किसी ने आके उनको बचाना था, वो तो टारगेट बन गए। और ये बड़ी अच्छी तरह इन दिस ईयर ऑफ 2026 ये गल्फ़ कंट्रीज़ ने देख लिया, बल्कि पूरी दुनिया ने देख लिया है कि आंखें बंद करके इस तरह अमेरिका मदद को किसी की नहीं आ रही। अमेरिका हमेशा अपने मफादात जो है देखेगा। डॉक्टर साहिबा, नए डिफेंस पैक्ट्स और नए अलायंसेस भी हो रहे हैं। एब्सोल्युटली, एंड दे आर मोर फेवरेबल। व्हाट्स अब्दुल्ला इज ईटिंग समथिंग, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या चल रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और वेल्स के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। अब्दुल्ला वापस आओ, ये बड़ी बात है। अच्छा। तो पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल रहमान, सैफान खान, सुफियान खान और राना वहीद, ये मुझे पता था कि राना वहीद हैं, उन्होंने गोल स्कोर किए। और पूल डी एक और मैच में इंग्लैंड ने
इंडिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। चलो हम इक्वल रहे और वो हार गए। पाकिस्तान और भारत का मैच अब होगा वेडनेसडे को। सो यस, हमने अपने मैच की अपडेट दे दी है। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और वेल्स के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया है। सो गुड, नॉट बैड। सो हमारा जो इंडिया वाला मैच है वो कल है, तो कल होगा। और Stress हो रहा है मुझे तो अभी से। एक हमने इससे पहले आपको बताया था कि हमारा क्रिकेट टेस्ट जो पहला है वो कल स्टार्ट होगा, और अपेरेंटली हमारा हॉकी मैच विद इंडिया इज आल्सो गोइंग टू बी टुमारो। सो देयर इज सो याया इज देयर ऑलरेडी, यू नो, पहुंचे हुए हैं। हाँ पहुंचे हुए हैं। सो ही इज कवरिंग इट। सो वी विल तो हम क्या बात नहीं कर सकते थोड़ी अभी देर में यार? उनसे जरा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। और टेस्ट मैच का तो खैर हमने आपको बता ही दिया है। अच्छा जी, मुल्क भर के लिए बिजली 2 रुपए और 52 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त जो है वो आ की चुकी गई है। है। इजाफा जुलाई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है, और नेफ्रा में सेंट्रल पावर पर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत 27 अगस्त को होगी, और मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर GST समेत 41 रुपए का इजाफी बोझ पड़ सकता है। सो हम अपना क्या रोना रोएं। हाँ, बड़े मुश्किल हो गए हैं एक आम आदमी के लिए हालात। एक आम क्या, अगर कोई ज़रा अपर मिडिल क्लास से भी ताल्लुक़ रखता था तो वो भी बिजली के बिल और पेट्रोल और ट्रैवलिंग एक्सपेंस की वजह से इस वक्त मारा जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें आज फिर आपको पता है ऑलमोस्ट 6 रुपये बढ़ा दी गई हैं। और दुनिया के हालात ही इतने अनसर्टन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाला मामला सेटल होके नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है। फिर उसका इम्पैक्ट हम जैसे मुल्कों की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा है। फिर हमारे यहाँ एक चीज़ पे इम्पैक्ट होता है तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हर चीज़ पे नज़र आता है। गुड्स ट्रांसपोर्टर अलग सरापा एहतजाज थे, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन वाले अलग एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि हर एक के मसाइल इस इशू से जुड़े हुए हैं। जब तक ये दुनिया का ये कज़िया नहीं हल होगा ना, ये स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो हमारा भी ये रौला चलेगा, ये रौला चलता रहेगा, क्योंकि देख लीजिए पेट्रोल बढ़ता है तो बिजली की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में पैसे बढ़ाने की बात की जाती है। इसका सारा असर किस पे आ रहा है? मुझ पे, आप पे, हर इंसान पे जो इस मुल्क में रहता है। हमारा एक और मसला ये है, अनलाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मुझे नहीं पता कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या होता है, लेकिन हमारा मसला ये है कि जब पेट्रोल डीजल वगैरह सब कुछ बढ़ता है ना, तो बाकी सारी चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं, दुनिया में होती होंगी, लेकिन जब वो नीचे आती हैं प्राइसेस, तो हमारी प्राइसेस उस तरह नीचे नहीं आती। दैट इज़ आवर बिगेस्ट इशू। भाई वी अंडरस्टैंड पूरी दुनिया में एक ये टेंशन बनी हुई है, हर कोई प्राइसेस वगैरह सब कुछ ऊपर कर रहे हैं, लेकिन जब नीचे होता है तो वो रिलीफ आवाम तक क्यों नहीं पहुँचता? दैट इज़ द मेजर थिंग। वरना आवाम तो साथ दे रही है ना, आवाम के डजंट इवन हैव अ चॉइस। चीज़ें महंगी होंगी तो हमने चीज़ें खाना पीना तो नहीं छोड़ देना, बट जब कम होता है इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो हमारे यहाँ क्यों नहीं कम होता? पेट्रोलियम लेवी के खात्मे के लिए जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है। लाहौर, कराची, पेशावर में जमात इस्लामी के धरने चल रहे हैं। कोई शक नहीं कि पेट्रोलियम लेवी का खात्मा हर शहरी का मुतालबा है, लेकिन धरनों की वजह से ट्रैफिक की मुश्किलात भी फिर होती हैं लोगों को, और फंसते हैं लोग, पर्टिकुलरली कराची जैसे शहर में। आयरनी इज कि जो काम आवाम के लिए ही हो रहा हो और अवाम ही इतना तकलीफ से गुजरे बिकॉज ऑफ इट इनवेरिएबली, तो कोई और तरीकेकार होना चाहिए। अच्छा, जहाँ बॉटम एक लाइन तरफ ये एहतजाज और धरने चल रहे हैं, वहाँ मतलब अभी लेटेस्ट ही ऑलमोस्ट 5.5 रुपए से ज़्यादा इजाफा किया गया है फी लीटर पेट्रोल की कीमत में। सो कराची के गवर्नर हाउस पर धरने के बाद सवाने सदर ट्रैफिक रोड जो है, ये ट्रैफिक के लिए बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। लाहौर में माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर धरने के बाद अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव होता है। लाहौर में धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी के नाम पर गरीब आवाम का माशी कत्ल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल सवार भी लेवी का भत्ता देने पर मजबूर है। हुकूमत जब तक पेट्रोलियम लेवी ख़त्म नहीं करती धरने जारी रहेंगे। अच्छा जी, तो ये आयरनी जो है इस पे हम दोबारा बात करना चाहते हैं। ऑल्दो आपको पता है कि ऑलमोस्ट कोई एक हफ्ता तो हो गया, मुल्कीर एहतजाज भी चल रहे हैं डिफरेंट मुख्तलिफ शहरों में। इसमें हमारे साथ मेहमान होंगे मौजूद जमात इस्लामी अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे इन अ व्हाइल। इन द मीन टाइम इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इनटू अस और हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। बट व्हाइल वी वेट फॉर मुनीम जफर खान साहब, हम अगली बात करते हैं। जब वो आएंगे तो उनसे बात कर लेंगे। हमेशा की तरह साल के आगाज़ ही में तनख्वाहदार तबका जो है वो इनकम टैक्स देने में एक बार फिर सबसे आगे अपने आप को पैट ऑन द बैक करें और तालियां बजाएं अपने लिए। हालांकि खास खुशी की बात नहीं है, वाई शुड बी सफ़र, बट वी आर। तनख्वाहदार तबके ने जुलाई 2026 में 44 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया। जुलाई 2025 में तनख्वाहदार तबके ने
42 अरब रुपए टैक्स जमा कराया था, तो अब हम 2 अरब ज़्यादा हो गए हैं। और इस तरह तनख्वाहदार तबके ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2 अरब रुपए ज़्यादा इनकम टैक्स जमा कराया है। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने मौजूदा बजट में तनख्वाहदार तबके को कुछ रिलीफ दिया था, कहा तो था, लेकिन इसके बावजूद तनख्वाहदार तबके ने पहले से भी ज़्यादा टैक्स जो है, क्या रिलीफ था? जुलाई का यह डेटा बता रहा है कि टैक्स का मसला आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाया जा सका। हुकूमत ने बड़े दावे किए थे, लेकिन जो शख्स कमाता है इसे फाइलर बनना पड़ेगा, मगर अमली तौर पर टैक्स के निज़ाम में कोई खातिर खा इस्लाहात नहीं आ सकी हैं। आज भी ज़राई आमदनी पर टैक्स लगाना ख्वाब है, मतलब जो है बहुत ही नॉमिनल है। इसके अलावा छोटे ताजिर, रियल स्टेट मालिकान, बड़े ट्रांसपोर्टर्स, सोने के ताजिर, दूध और गोश्त जैसे कारोबार करने वाले, दीगर कई तबकात ऐसे हैं जो टैक्स नेट में नहीं लाए जा सके। आज भी बहुत सारे शोबों में काम कैश पर होता है। तकरीबन तमाम हुकूमतें इस मामले में सियासी मसलहत का शिकार ही रही हैं और प्रॉब्ली शायद रहेंगी भी। खुरम शहजाद मुशीर वज़ीर ख़जाना हमारे साथ हैं। खुरम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? नए साल के पहले माह के जो एदाद शुमार हैं, स्टैट्स हमें सामने आए हैं, वो बता रहे हैं कि जुलाई में भी सबसे ज़्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके ने ही दिया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2 अरब ज़्यादा है। क्या आपको वजह समझ आ रही है इसकी? प्लीज़ एक्सप्लेन टू अस। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, एक नेचुरल ग्रोथ होती है, आई थिंक ये वो है, और कोई 4.5% ग्रोथ है, कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट ये अच्छी बात है कि ग्रोथ है टैक्सेस में। बट ये भी हो सकता है कि जब टैक्सेस में कमी की जाती है तो उसके साथ फिर टैक्स नेट में जो है वो बेहतरी होती है, इजाफा भी होता है। तो आई थिंक ये जो पिछले साल 42 अरब रुपए था, अगर अभी तक का, और अब 44 हो गया, तो ये जो 2 अरब बढ़े हैं, तो आई थिंक ये एक वो नेचुरल ग्रोथ भी है साथ में। ये होती है टैक्सेस में। आपको पता है इन्फ्लेशन एंड जो GDP ग्रोथ होती है, जैसे लास्ट ईयर आप देखें जो टोटल टैक्स की कलेक्शन है उसमें 11% इजाफा था। तो आपकी मईशत की ग्रोथ और फिर महंगाई की जो शरह होती है, मिल के भी टैक्सेस में रिफ्लेक्शन नज़र आती है। तो ये भी वो हो सकती है। लेकिन देखें, बात ये है कि ओवरऑल जो सैलरी क्लास का कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, और सैलरी क्लास ने जो है वो बहुत सपोर्ट भी किया है। और अब क्योंकि टैक्सेस कम हुए हैं, पिछले साल भी कम किए गए थे, बट ये जो लास्ट बजट था इसमें टैक्सेस में कमी की गई, और 10% सरचार्ज भी हटा है, और जो मिडिल से लेकर जो हायर ब्रैकेट वाले हैं, इन सब पे जो है टैक्सेस में कमी हुई है। और पिछले साल जो अर्ली ब्रैकेट से, शुरू के ब्रैकेट से, उसमें कमी की गई। तो ओवरऑल देखें, 2 चीज़ें बड़ी अच्छी हुई बजट में। एक तो सैलरी क्लास पे बोझ कम किया गया, और दूसरा कॉर्पोरेट सेक्टर जो आपका डॉक्यूमेंटेड सेक्टर होता है, उन पर टैक्सेस में कमी की गई। तो यही था प्लान के जो टैक्स पेयर है ऑलरेडी, उस पर टैक्सेस में कमी की जाए, और फिर जो टैक्स नहीं देता उस तरफ जो है वो टैक्सेस का रुझान बढ़ाया जाए। तो ये ज़्यादा एक फेयरनेस एंड एक्विटी क्रिएट करता है, रादर देन ये कि एक ही क्लास पे आप टैक्स करते रहें। तो ये शिफ्ट हुआ है, एंड अच्छी बात है कि शिफ्ट जो है बेहतरी के लिए हुआ है। अच्छा, खुरम साहब, अगर सैलरीड क्लास को तसल्ली देना हो तो यही कहेंगे कि अब इस बार FBR सभी से ज़्यादा टैक्स लेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। यही बातें की भी जाती हैं। ख़जाने का सारा बोझ सैलरीड क्लास नहीं उठाएंगे या इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं उठाएंगे। सो क्या हुकूमत अभी इस ट्रैक पर है या अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा हमें? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि बजट का अगर आप देखें तो बजट में एक शिफ्ट आपको नजर आया होगा, जिसके अंदर बर्डनिंग से ब्रॉडनिंग की तरफ जो है वो ये बजट गया है। यानी कि इसमें आप देखें, जैसे मैंने कहा कि सैलरी क्लास के टैक्सेस में कमी हुई थी, कॉर्पोरेट सेक्टर के टैक्सेस में कमी हुई थी, सुपर टैक्सेस से लेकर और दूसरे टैक्सेस, एक्सपोर्ट्स के टैक्सेस में काफ़ी कमी की गई। ना सिर्फ कमी की गई बल्कि फाइनेंसिंग पैकेजेस भी प्रोवाइड किए गए, इंसेंटिव एक तरह से दिया गया। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर, और इंडिविजुअल्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, इन सब पे अक्रॉस द बोर्ड जो है वो कमी की गई थी टैक्सेस में। और रिटेल सेक्टर, जैसे हम अक्सर प्रोग्राम में भी बात करते हैं आपके भी, कि होलसेल, रिटेल एंड ट्रेड सेक्टर जो होता है, खासकर रिटेल सेक्टर, उसमें टैक्स का कंट्रीब्यूशन कम था। तो उसमें एक स्कीम लाई गई, आपको पता है, जिसके अंदर स्कीम के तहत जो है तकरीबन कोई 20 लाख रिटेलर्स को टारगेट किया जा रहा है इनिशियली, बट वो 35 लाख हैं, और वो रिटेलर्स की तरफ से तो ये भी कि 1.25 करोड़ जो है टोटल रिटेलर्स हैं। तो ऐसा टैक्स नेट में आए हैं और वो अपना जो है वो कंट्रीब्यूट करें। तो देखिए, सबको टैक्स देना है, और एक फेयरनेस एंड इक्विटी का प्रिंसिपल जो है ना इन्फोर्स करना है, इंश्योर करना है कि ये हो, और सारे टैक्स दें, अपने हिस्से का टैक्स दें, और एक रीजनेबल टैक्स हो। तो यही इसी तरफ एक डायरेक्शन। और मैं एक और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है अपने जो मिड टर्म होता है, मिड टर्म टैक्स पॉलिसी लेकर आ रहा है, मीडियम टर्म टैक्स पॉलिसी लेकर आ रहा है, जिसके अंदर
अगले सालों में टैक्स की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे कमी की जा सकती है, कैसे रैशनलाइज किया जाएगा, कैसे टैक्स को ब्रॉडन किया जाएगा, कैसे टैक्स को जो है इन्वेस्टमेंट से भी किया जाएगा, ताकि इन्वेस्टर को ये पता हो कि आगे टैक्स की डायरेक्शन क्या होगी, ताकि वो आज से प्लान कर सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक्स है, ये 101 इकोनॉमिक्स की जो है वो होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें किया जा रहा है और साथ में इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी काम हो रहा है। तो आई थिंक ये डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टैक्स के रेट्स आगे जाके क्या होंगे, ताकि इन्वेस्टर के लिए भी आसानी हो और जो भी अपनी प्लानिंग करता है उसके लिए बहुत आसानी हो। पता नहीं वैसे ये क्या प्लानिंग होती है, ये बता दें खुर्रम साहब कि तनख्वाहदारों का एक ये इशू भी रहा है, शिकायत भी रही है कि जब वो देखते हैं ना कि पेट्रोल पंप वाले हों, टैंकर्स, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हों और ऐसे दीगर जो भी प्रोफेशंस वगैरह प्रेशर ग्रुप्स हैं, उन के पास रिलीफ के लिए हड़ताल का एक रास्ता हमेशा होता है। तो वो हाँ, मतलब वो तो सड़कों पे निकल आते हैं, तो दे स्टिल हैव अ वे टू गेट देयर वॉइस बी हर्ड। तनख्वाहदारों की कोई आवाज़ नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या सैलरीड क्लास को भी अपना कोई फोरम बनाना चाहिए अपने मुतालबात के लिए? कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर सारा मलबा उन्हीं पे पड़ता है। देखिए, ये मैं तो आपको कुछ नहीं इस पर बात कर सकती, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, ये तो देखें सबकी कॉल है। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो है रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसकी होती है वो कोशिश करता है और समहाउ जो है वो चीज़ें होती आई हैं कुछ सालों में। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि एक बैलेंसिंग एक्ट जो है किया गया है, उसको करने की कोशिश की गई है कि टैक्सेस को जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और जो इंडिविजुअल्स हैं, जो फॉर्मल टैक्स पेयर है, उस पर टैक्स को कम किया जाए और उनकी तरफ टैक्सेस का रुझान हो जो नहीं देते टैक्सेस। उसमें ऑफकोर्स बहुत सारे सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी है उसके अंदर, रिटेल सेक्टर भी था उसके अंदर, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर्स हैं। इसमें ना बहुत सारे, आपको पता होगा, फेडरल का एक हिस्सा है टैक्स का, कुछ प्रोविंसेस का हिस्सा है, बल्कि प्रोविंसेस का काफी ज्यादा रोल है। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का उनके पास है, एग्रीकल्चर टैक्स उनके पास है, फिर इसके अंदर जो है रिटेल के ये जो आपकी रियल स्टेट है, इसके अंदर टैक्सेस में जो है उनके पास हिस्सा है। तो आई थिंक ये वो एरियाज है जहाँ पे प्रोविंसेस को अपना ये जो है वो गेम प्लान लेकर आना है, प्रोविंसेस को अपना देखना है स्ट्रैटेजी कि कैसे वो टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं, और फेडरल जो है वो अपनी जगह पे टैक्सेस को देखे। तो मेरे ख्याल में इस तरह से कलेक्टिवली एक अच्छी एफर्ट हो सकती है और जो टैक्स दे रहा है उस पर टैक्स का जो है बोझ कम हो सकता है, जो टैक्स नहीं दे रहा उसकी तरफ टैक्स नेट को बढ़ाया जाता है और बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी बात जो आपने बात की कि बाकी जो सेगमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स सब सेगमेंट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, ट्रांसपोर्ट हो, लॉजिस्टिक्स हो, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में सबके साथ एक जो है म्यान रवि के साथ हमें चलना है और सबको साथ लेके चलना है। जहां पे कंज्यूमर का, एक आम आदमी का फायदा है, उसको हमने प्रायोरिटी दी। ऑलराइट, ये भी आप बता दीजिएगा, अभी 2-4 हड़तालें हुई हैं, आपको पता है, फिर मुतालबात कुछ के माने के, कुछ धरने और भी चल रहे हैं इस वक्त। गुलाम साहब, अब मुतालबा है कि हुकूमत का रोज़ाना पेट्रोल प्राइस पर जो रिव्यू वाला सिस्टम है इसे ख़त्म किया जाए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाले हों, चाहे दीगर शोबेजात हों, सबको मुश्किलात तो पेश आ रही हैं और आम आदमी को सबसे बढ़कर। फिर एक और सियासी जमात है, वो कह रही है कि पेट्रोलियम लीवी ख़त्म करे। जमात इस्लामी के धरने जारी हैं अक्रॉस द कंट्री। इज़ दैट पॉसिबल जो अभी सूरत हाल बनी हुई है? देखिए, पेट्रोलियम लेवी तो आपको पता है हम IMF प्रोग्राम में हैं, और पेट्रोलियम लेवी या कोई भी टैक्सेस होते हैं वो एक प्रोग्राम के तहत होते हैं और उसके कुछ पर्पसेस होते हैं, आपको पता है, मकासद होते हैं, और उस हिसाब से जो है आप चलते हैं आगे। वो कोई भी प्रोडक्ट्स होती हैं, सेल्स टैक्स होता है, लेवीज होती हैं या ड्यूटीज होती हैं। तो देखिए, जहाँ तक लेवी का ताल्लुक है, वो तो एक प्लान आपको पूरा टैक्स का एक स्ट्रक्चर है और IMF के साथ आपके एग्रीमेंट्स हैं, उसको आपको आगे लेके चलना है, एक सर्टेन लेवल पे उसको रखना है। और वो ऑफकोर्स ग्रीन हाउस गैसेस और ये जो आपकी जो पोल्ट्री गैसेस होती हैं, ये पेट्रोलियम जो है वो प्रोडक्ट होती हैं सारी, उनका बड़ा इंपैक्ट होता है कि लेवीज उन पे लगती है, पूरी दुनिया में लगती हैं लेवीज, और पाकिस्तान में भी जो है लेवीज हैं और सेल्स टैक्स नहीं है, ऑफ कोर्स आपको पता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। तो देखिए, जहां तक पेट्रोलियम लेवी का ताल्लुक है, तो वो तो हमारे एक एग्रीमेंट के हिसाब से चल रहा है आगे, और उसमें आपको पता है 80 रुपए पर लीटर जो है वो अभी तक कैप है उसके ऊपर, और वो चल रही है। और अभी भी जो है प्रोडक्ट में उसमें उतार चढ़ाव होता है, नीचे कर देती है इनफैक्ट गवर्नमेंट, जहाँ पे उसको लगता है कि थोड़ा रिलीफ दिया जाए, और वो किया भी, आपको पता है, पिछले 3-4 महीनों में किस तरह से पूरा पैकेजेस जो है वो दिए गए और मार्केट को जो है वो बैलेंस रखा गया और इकोनॉमी को जो है वो चलाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें कोई ऐसी डिस्ट्रप्शन नहीं आई। लेकिन आगे जाते हुए जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि जी पेट्रोलियम लेवी हटा दी जाए कंप्लीट, आई थिंक वो मेरे ख्याल में वो एक डिस्कशन डिफरेंट है। लेकिन जहाँ तक ये है कि जी आप रोजाना की बेसिस पे जो चेंजेस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अभी तक तो आपको पता है अब वो स्मूथन आउट हो गया है, वो नॉर्मलाइज हो गई ये चीज़ें, तो इसमें ज़्यादा कंज्यूमर को फायदा है, रादर दिन ये कि जो है हम वापस
नंबर्स जाएं उस पर महीने या 15 दिन पे, उस पर मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। एक साथ बहुत बड़ी चेंजेस आना वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, रादर देन आप उसको टुकड़ों में कर दें और एक स्मूथ हो जाए चीज़। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कंज्यूमर के लिए, तो वो आई थिंक उसकी प्रायोरिटी। अच्छा, आपके मुताबिक ये ज्यादा बेनिफिशियल है कंज्यूमर के लिए। लेकिन और थोड़ा सा लेवी वाला confusing मामला भी तो था आपने जवाब। क्लियर कर दिया कि हम चूंकि IMF प्रोग्राम में हैं, तो लेवी तो नहीं खत्म हो सकती। खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। अब ये अच्छा लेवी जी। चूंकि नहीं खत्म हो सकती, तो क्या जमात इस्लामी के धरने एहतजाज, जिसको जाहिर है आवाम पे मुश्किल तो है, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हाल हो गया है, तो हमने और आपसे- इसकी वजह से बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, हर चाय चीज़- पुरनोश बढ़ती है, हर चीज पे असर वो होता ट्रिकल है। डाउन इफेक्ट तो आपको पता है, मतलब हमसे ज़्यादा तो सारों को पता ही होगा कि हाउ इट इफेक्ट्स आवाम को। मुनिम जफर साहब हमारे साथ हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची। हमने कहा था कि वो हमारे साथ जफर होंगे साहब। थोड़ी देर में। मुनिम साहब, अस्सलाम थैंक यू, वालेकुम गुड जी। मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी। पहले तो ये बता दें, धरने आपके चल रहे हैं पूरे मुल्क में, जी, कराची पूरे- में भी। आप इधर क्या कर रहे हैं? पूरे मुल्क में धरने चल रहे हैं, हम भी बस धरने सीखने से ही समझ लें अभी। वहीं से आ रहे हैं आप। अच्छा, आपके धरने चल रहे हैं और आप कहते हैं आप आवाम की आवाज़ हैं, मतलब आवाम को मुश्किलात हैं, तो उसके लिए आप निकले हैं। और अब ये पेट्रोलियम लीवी आवाम पे से या गरीब आदमी से बोझ पे ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे वो बाइकर्स हों, दीगर इशूज़ हों। हुकूमत कहती है दैट्स नॉट इवन पॉसिबल, ये तो हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं, तो क्या करेंगे? देखिए जी, बात ये है कि जब हम IPPs के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे, हुकूमत उस वक्त भी यही बात कह रही थी कि इसके नतीजे में तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट में घसीट लिया जाएगा। लेकिन वही हुकूमत, आप देख लें कि अवैस लोगारी साहब जो हमारे वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने ये बात की कि हमने 36 IPP से रीनेगोशिएट किया, नज़रसानी की, जिसके नतीजे में 3600 अरब रुपए का हमें फ़ायदा हुआ। 3600 अरब रुपए का हमें फ़ायदा हुआ। तो वो हुकूमत जब हम IPPs के हवाले से धरने दे रहे थे, उस वक्त भी ये बात की जा रही थी, लेकिन उसका फ़ायदा हुआ आफ्टर ऑल। और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट में घसीट लिया जाएगा। इसी तरह हम तो ये बात कहते हैं कि देखिए जी, एक लेवी जो है उसका असर किस पे पड़ रहा है? उसका असर तो मीडिया पर्सन पे पड़ रहा है, एक स्टूडेंट पे पड़ रहा है, आवाम पे पड़ रहा है, आवाम पे पड़ रहा है, बेसिकली आवाम पे पड़ रहा है, 25 करोड़ आवाम पे। हुकूमत अपने शाना अखराजात कम करे, लेवी जो है वो उसको ख़त्म किया जाए और हुकूमत अपनी शाना अखराजात कम करे। आप देखिए ना कि 380 अरब रुपए सिर्फ पेट्रोल, मुफ्त पेट्रोल दिया जा रहा है, 380 अरब रुपए मुफ्त बिजली दी जा रही है। ब्यूरोक्रेसी को, इन हुक्मरानों को 280 अरब रुपए की मुफ्त बिजली, अब यही मिला लें तो कितने बन जाते हैं? 660 तो यही बन जाते हैं। इसके अलावा FBR जो है वो बिलों पर पैसे ले रहा आपका है। ये मुतालबा है कि ये जो पर्क्स दिए जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल की सूरत में हों, चाहे वो बिजली की सूरत में हैं, ये ख़त्म किए जाएं या फिर लेवी ख़त्म की जाए? देखिए जी, हमारा मुतालबा ये है कि पेट्रोलियम लेवी ख़त्म की जाए। हमारा मुतालबा ये है कि पेट्रोल की कीमतें 225 रुपए पर जाके फिक्स की जाएं। देखिए, बांग्लादेश के अंदर 3 महीने में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। वॉर हो रही है तो सब जगह इसके असरात जाना चाहिए ठीक है। ना। बांग्लादेश में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो यानी मार्च के पहले हफ्ते के अंदर 266 रुपए पेट्रोल फी लीटर था और अचानक से 3 अप्रैल को इसकी कीमत बढ़ के 458 रुपीज़ हो गई। मतलब अचानक से आपने बढ़ाकर इसकी कीमत जो है यानी 192 रुपीज़ बढ़ा दिया आपने, 24 घंटे के अंदर आपने बढ़ा दिया। और इसमें लेवी कितनी थी? 80 रुपए से बढ़ाकर आपने 160 रुपीज़ पर लेवी ले गए आप। तो ये तो जस्टिफाई नहीं है ना कि 2010 में लेवी की कीमत 10 रुपए थी, 2015 में लेवी जो है आप 10 रुपए ले रहे थे, 2020 में लेवी आप 24 रुपए ले रहे थे, और अभी आप लेवी 80 रुपए पर आप लेवी लेकर आ गए, जिसके असरात कॉमन पर्सन पे पड़ते हैं, हर शहरी पे पड़ते हैं, स्टूडेंट पे पड़ते हैं, जो टैक्सेबल भी नहीं है ना। स्टूडेंट तो टैक्सेबल नहीं है। इसी तरह जो फूड राइडर हैं, इसी तरह जो मीडिया हमारे जो वर्कर्स हैं, ये सारे लोग परेशान हैं ना। हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो रहा है। पेट्रोलियम लेवी के नतीजे के अंदर बढ़ने के नतीजे में, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के नतीजे में, आप एक आदमी परेशान है, किस तरह बिल अदा करेगा? मतलब वो किस तरह अपनी जिंदगी की ये डोर बरकरार रख सकेगा? बिल अदा करना, घरों के किराए अदा करना। आपसे अभी तक किसी ने रब्ता किया? आप गवर्नर हाउस के सामने बैठे हैं, आप मॉल रोड पे बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ मकामात पे आप बैठे हुए हैं, हुकूमत में से किसी से आपका कोई राब्ता हुआ? हुकूमत ने कमेटी बनाई है, हमें भी इतलात मिली है कि उन्होंने कमेटी बनाई है। राब्ता हुआ अभी तक? लेकिन engage नहीं किया आपको। नहीं किया है। हम तो ये बात कहते हैं, आइए, हमारा धरना जारी है। वज़ीर आला आपको लगता है हुकूमत भी इंतजार में होगी? और ऑब्वियसली एक पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है कि ये फिजल डाउन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जो आपके साथ धरने में बैठे हुए हैं लोग, वो इट्स नॉट एज इफ कि हर दिन के साथ वो इजाफा हो रहा हो, उसमें थोड़ा सा ट्रिकल डाउन और फिजल आउट ही हो रहा है। तो शायद हुकूमत, आपको लगता है, इंतजार कर रही है कि खुद ही वक्त गुजरेगा के साथ साथ ये धरने ज़्यादा चार्जेबल हो जाएंगे। आपको याद है ना
कराची में हमने 29 दिन का धरना दिया था। अच्छा, बिल्कुल। 29 दिन का धरना दिया था, तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसके अंदर सारे लोग शामिल हो गए थे, क्योंकि हर फर्द की आवाज़ थी। और पेट्रोल लेवी, पेट्रोल की मसनूआत, हर फर्द का मसला है ये। लेकिन अभी तक उन्होंने इंगेज आपको किया नहीं, तो हम सिर्फ ये सोच रहे हैं, देखिए माना कि ये आप आवाम की आवाज़ हैं और ये बात तो आवाम के लिए ही हो रही है, लेकिन ज़रा आवाम इनकन्वीनियंस भी होती है जब धरने होते हैं और इतनी ऐसे स्पॉट्स पे होते हैं जहाँ ट्रैफिक ब्लॉक होता है, बहुत कुछ और भी चीज़ें साथ साइड बाय साइड चल रही होती हैं, और येट अभी तक आपको इंगेज भी नहीं किया गया। तो क्या टाइमलाइन आप देख रहे हैं कि अगर हम बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे, तो वो हमसे बात हम कर तो बैठे लेंगे? हैं, आज दूसरा दिन है, हम बैठे हैं। हमारे धरने के अंदर कल खवातीन, शहर की अच्छी बड़ी तादाद में खवातीन शरीक हुई। आज वहाँ स्टूडेंट की एक हम अदालत, तलबा अदालत लगा रहे हैं इसी मौजू पर, जो है वो इसमें जो है वो जेन जी भी शरीक हो रहे हैं, यूथ भी शरीक हो रहे हैं। आज इंशाल्लाह ताला 2 बजे अदालत लगा रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ इवेंट्स भी कर रहे हैं। हम बैठे हैं गवर्नर हाउस के सामने और हमारे धरने जारी हैं। इसी तरह पूरे पाकिस्तान के चारों सूबाई दारुलहुकूमतों में हमारे धरने जो है वो, और धरनों का अमूमन ये होता है कि शाम के औकात में धरनों के अंदर हाजिरी बढ़ जाती है। लेकिन शाम के औकात में फिर दफ्तरों से लोगों ने घरों को भी जाना होता है, फिर ट्रैफिक की रवानी, वो इनकन्वीनियंस वाला, मतलब आवाम को ये शिकायत है और यकीनन आपकी तरफ भी शहर पहुंची कराची होगी। की बात करें ना, हम शहर कराची में धरना दे रहे हैं, हम शहर कराची में धरना दे रहे हैं। अब शहर कराची में तो अगर कोई ये बात करे, कल मैं देख रहा था मुख्तलिफ वज़रा बात कर रहे थे, जी बड़ा मुश्किल हो रही है अब शहरियों के लिए। भाई शहर कराची के अंदर तो रेड लाइन, ग्रीन लाइन, लोगों की ज़िंदगी वैसी इन हुक्मरानों ने अजाब बनाई है। ये तो एक कॉमन मैन का मसला है, और हम तो गवर्नर हाउस के अंदर सड़क पर बैठे हैं, हम कोई मेन शाहरा पे नहीं बैठे। और हमने अगर ये शाहरा के ऊपर भी कहीं थोड़ा बहुत जो है वो बॉटल नेक बन रहा है या कुछ जैम हो रहा है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने खुद जो है वो बैरियर लगाकर, आपने कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिया। वरना हम तो पहले भी बैठे थे ना, इसी गवर्नर हाउस के सामने बैठे थे, हर तरफ से ट्रैफिक रवां दवा था। और आज भी जो है वो तो ट्रैफिक इशू नहीं है, असल इशू से ये तो डाइवर्ट करते हैं। असल इशू तो अगर ये कंटेनर्स हटा दें तो आप जिस मकाम पे बैठे हैं वहां से ट्रैफिक गुजर सकेगा? देखिए, हम जिस मुकाम पर बैठे हैं वहाँ वैसे भी ट्रैफिक वहाँ नहीं गुजर रहा, चौक से ट्रैफिक नहीं गुजर रहा। हम तो चौक से अंदर की तरफ बैठे हुए हैं, हम मेन चौक पर नहीं बैठे हैं, हम अंदर की तरफ बैठे हैं। और शाम के औकात में बिल्कुल ये होता है कि जब लोग आते हैं तो मोटरसाइकिलें, पार्किंग वगैरह के इशूज़ होते हैं, जिसको हम मैनेज कर रहे हैं। जिसको आप मैनेज कर रहे हैं। अब हमारे तो अभी आपने खुद ही गिनवा दिए कि शहर के इतने मसले हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो परफेक्ट हो, फार फ्रॉम परफेक्ट। इनफैक्ट मतलब रेड लाइन, येलो लाइन, कितनी आपने यही सारी चीज़ें बता दी हैं। और भी तो बड़े इश्यूज हैं। देखिए जी, बहुत इश्यूज हैं, पानी के इश्यूज हैं ना। यानी 2003 के अंदर PC2 बना, नेमतुल्लाह खान साहब की गवर्नमेंट की PC2 बना, 2007 के अंदर इसकी फिजिलिटी बन गई। लेकिन आज तक शहर कराची को 50% इलाका शहर कराची का पानी से महरूम है। आप बताइए ना, हब कैनाल बनाई गई, 12.87 बिलियन रुपीस जो है वो अरब, यानी 12 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन क्या हुआ? शहर कराची के लोग, 50% शहर का इलाका ऐसा है जो पानी से महरूम है। लोग टैंकर खरीद रहे हैं, रोडों का बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। अब तो आपका कितनी यूसीज हैं? आपकी यूसीज हमारी 85 यूसीज हैं। अब आपके टाउन चेयरमैन से भी तो लोगों को शिकायत है। अब हम मेयर से पूछते हैं, वो कहते हैं हम तो इनको हर महीने पैसे देते हैं। आप लोग लिटरली ये रोज हर वक्त की बात है, आप लोगों से पूछते हैं, वो कहते हैं, आप लोग कहते हैं हमें पैसे नहीं मिलते। अच्छा देखिए, दो चीज़ है ना। ये पहली चीज़ ये है कि पानी डिफरेंट चीज़ है, पानी को छोड़ है, बिजली डिफरेंट चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट चीज़ है। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम शामिल करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जब मैनहोल्स की बातें होती हैं, कितने इश्यूज हैं, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल करेंगे ना, तो ये भी सवाल अपनी जगह मौजूद है कि OZT की रकम मिलती है, ऑक्ट्राई जिला टैक्स मिलता है टाउन्स को। और ऑक्ट्राई जिला टैक्स वो है कि जिसके ज़रिए जो टाउन्स के अंदर ऑलरेडी जो एम्प्लॉयमेंट है, और बाज़ टाउन ऐसे हैं 2000 एम्प्लॉयज़ हैं, बाज़ ऐसे ओवर एम्प्लॉयड हैं आप कह रहे हैं टाउन्स पास। जी बिल्कुल, ये तो सारे तोहफे में मिले हैं हमें। और उनकी जो सैलरीज होती हैं वो सैलरी ऑक्ट्राई जिला टैक्स में आती है सिंगल। यानी आप देखें ना, डेवलपमेंट के लिए टाउन्स को 1 पैसा जो है वो नहीं दिया गया है, यानी टाउन्स को 1 पैसा नहीं दिया गया है। जो ओन रिसोर्सेज हैं, उन ओन रिसोर्सेज के जरिए टाउन जो है वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं। और ओन रिसोर्सेज क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स है, शॉप बोर्ड टैक्स है, इस तरह के टैक्सेस के जरिए टाउन वर्किंग कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ कि 9 टाउन्स के अंदर जितना हम डिलीवर कर सकते थे, हम उससे ज़्यादा हमने जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, जो इख्तियार हमारे पास मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आपके कहने का मतलब है ये मॉडल टाउन्स हैं? जी हम डिलीवर करने नहीं, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि आपने इतना अच्छा मॉडल टाउन, तो हमारे एक और टाउन है, उसका नाम नहीं, मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मॉडल टाउन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास इख्तियार है, जितना इख्तियार है, जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास इख्तियार है, जितने वसाइल हैं हम डिलीवर करेंगे, लेकिन डिलीवरी इज़ फार फेच्ड फ्रॉम व्हाट इट शुड हैव बीन।
आप मैं तो कहता हूँ कि कराची को क्या ये हम कंपेयर करें पाकिस्तान के दीगर शहरों से। हम अभी फिलहाल सिर्फ आपके इलाकों की बात कर लेते हैं। मतलब नाज़िमाबाद ने ग्लोरी देखी है, मतलब आपका इतना बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे, आपका सपोर्ट बैंक है वहाँ पे, फिर नॉर्थ नाज़िमाबाद, फिर अतराफ के इलाके, कितने क्या गलियों के हाल, फेडरल बी एरिया, फिर गुलशन, क्या गलियाँ, मेन सड़कें तो चलिए चंद पे काम हुए, मगर क्या हालात हैं गलियों के, और रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, सफाई सुथराई आप हमारे सामने ही है। अब ये कराची का सेटबैक ये है ना कि कराची के इदारे तकसीम दर तकसीम है। कचरा उठाने का महकमा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, सैनिटेशन डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया KMC का, और उसके अंदर जो है वो इस वक्त जो है वो यानी अपॉइंटमेंट नहीं होती उसके अंदर। आपने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाकर सारा इख्तियार सूबाई हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया। इसी तरह वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, वो भी सूबाई हुकूमत के पास है। आप देखिए नाज़िमाबाद बेहतरीन इलाका था, लेकिन नाज़िमाबाद का क्या है, पोर्शन बना बना के पूरे नाज़िमाबाद को तबाह कर दिया। इस वक्त प्राइम जो मसला है, सबसे बड़ा मसला क्या है, सीवरेज का मसला है। आप सीवरेज का मसला जब तक सॉल्व ना हो, सीवरेज का मसला किसको हल करना है, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को हल करना है। इसी तरह जो है वो पानी का मसला, सीवरेज का मसला, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये पोर्शन बन रहे हैं, पोर्शन माफिया की वजह से हर चीज़ तबाह होकर रह गई है। लेकिन सबके बावजूद भी आप देखें ना कि हमारे 9 टाउन्स ने, ये हमारा डोमेन नहीं बनता था, हम कह सकते थे, हमने 2 अरब रुपए तो सीवरेज पे खर्च किए हैं। कम्युनिकेशन है आप लोगों की मेयर से, और क्योंकि ये रियल इश्यूज हैं और ये हर बात पे यही इश्यूज का जिक्र होता है। का इसलिए पूछ रहा हूँ, जेन्युइन ये सवाल है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई आप आपस में राब्ता होगा तो काम होगा ना, क्योंकि इंटरकनेक्टेड इदारे हैं, इंटरकनेक्टेड फंड्स हैं, फंड्स भी आने। मतलब पिछले हफ्ते किरण खान हमारी साथी हैं, हमारी कॉलीग हैं, वो रिपोर्ट कर रही थी F ब्लॉक से आई बिलीव, और वो बात कोई और कर रही थी, और लिटरली उनके पीछे सर्विस रोड पे खड़ी हुई थी। मैंने हमारा टॉपिक बिल्कुल कुछ और था, लेकिन हमने उनसे कोई और बात करना शुरू कर दी देख के हालात। नामो निशान नहीं है, ऐसा लग रहा था मरीख पे भी शायद स्मूदर। हाँ, मतलब हमें समझ नहीं, हमें नजर नहीं आ रहा था कि वो किधर खड़ी हैं, और वो मेन शाहराह पे खड़ी थी, और वो ये कह रही थी कि ये चूंकि सड़क का KMC इफ्तिताह करके चला गया है, हालांकि ये टाउन जमात इस्लामी इसलिए इस पे अब कोई काम नहीं होगा फिलहाल। अच्छा देखिए, बात यह है कि बाज़ इलाके तो मेन शाहराएं, तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि 106 शाहराएं बना रहे हैं, 106 शाहराएं आप लोगों की कम्युनिकेशन है। देखिए कम्युनिकेशन तो मुर्तज़ा वहाब साहब से कम्युनिकेशन करना, आपको अंदाज़ा है कि वो कम्युनिकेशन कहती है, उनकी तो अपने लोगों की कम्युनिकेशन नहीं है। पिछले 3 साल में उन्होंने कोई इजलास ऐसा नहीं बुलाया कि जिसके अंदर टाउन चेयरमैन को सिवाय एक ऑफल कलेक्शन। वैसे आप लोग ये सजेशंस देते हैं, बिकॉज़ सिर्फ आप ही तो नहीं है, और भी हम वज़ीर बल्दियात से हमारा रब्ता रहता है। हमने उनसे कहा कि भाई आप कम से कम टाउन चेयरमैन को जमा कीजिए, आप जो तरक्याती काम हो रहे हैं इसके अंदर KMC को चाहिए ना, सूबाई हुकूमत को चाहिए कि ऑन बोर्ड ले। ये ऑन बोर्ड लोगों को नहीं लिया था। आप देखें ना, मिसाल के तौर पे मेन शाहराह है यूनिवर्सिटी रोड पे अगर आप सफूरा टाउन, गुलशन टाउन, गुलिस्तान जौहर, जिना टाउन, ये सारे इलाके मौजूद है ना, लेकिन वहाँ जो सर्विसेज की सूरत हाल है मेन शाहराह पर, जिसके नतीजे में सारा यानी आप गुलशन टाउन, जिना, इवन सफूरा टाउन जो पीपल्स पार्टी के पास है, वहाँ सेवरेज और ये लाइनें। सॉरी टू से मुनीम साहब, वैसे कोई डिफरेंस खास नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने टाउन्स को बहुत बेहतर किया हुआ है, लेकिन जब हम देखते हैं एज अवाम वहाँ रहते हैं तो इतनी कोई डिस्टिंक्शन नजर नहीं आती। लेकिन सिर्फ ये बता दें, धरने के हवाले से टाइम कम है, कि क्या आप बाकी सियासी पार्टीज जो हैं उनको भी दावत दे रहे हैं इस धरने में ज्वाइन करने के लिए? हमारा कनेक्शन पब्लिक से है, हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स को दावत देते हैं कि पेट्रोल का मसला हर फर्द का मसला है, अब हर 5 से 25 करोड़ आवाम का मसला है। आप निकलें। हम क्या आपका ये भी मुतालबा है कि जो 24 घंटे बाद कीमतें तब्दील होती हैं, ये इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको या नहीं? जी जी बिल्कुल, ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतें जो है वो कंट्रोल की जाती हैं, इसके नतीजे में तो आप देखें ना, पेट्रोलियम डीलर परेशान, दीगर ट्रांसपोर्टर्स परेशान, हर चीज़, यानी यहाँ से एक चीज़ चलती है कराची से, और जब अब कंट्री पहुँचती है तो कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। सो आपका मतलब है कि दिस मॉडल इज ऑल्सो नॉट वर्किंग आउट सो वेल। बहुत शुक्रिया मुनीम ज़फ़र खान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ, एंड हमने आपसे वादा किया था कि जो सवाल हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो हम इनसे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन धरना इज गोइंग टू गो ऑन। इनके तवस्सुत से कहेंगे कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मेयर साहब ने टाउन चेयरमैन को कभी दावत नहीं दी सिवाय जो खालों की, अब ये जो बकरा ईद पे जो होता है सारा निजाम उसको संभालने के लिए। हालांकि वो ये कहते हैं कि हम तो हमेशा ही, हमारे तो दरवाजे खुले हैं और हम आई गेस दरवाजे एक दूसरे के खुले हैं, तो बैठ भी जाएं, एक नशस्त लगा लें, जरा शहर के मसाइल, शहरियों के मसाइल कुछ देख लें, नजरसानी कर लें, मेहरबानी होगी। AI तस्वीर के जरिए धोखा देकर निकाह करने और फिर तलाक के मामले की कल कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जनूबी की अदालत में समाअत हुई है। ये सुनिए जरा। साबिक रुकने सिंध असेंबली गुलाम रसूल ने अपनी साबिका अहलिया पर इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने AI तस्वीर के ज़रिए उनसे निकाह किया, मगर जब चेहरा देखा तो वो तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ था।
खातून ने उन्हें धोखा दिया है, बेसिकली फिल्टर्स लगाए थे या जो भी तस्वीर थी, तस्वीरें फिल्टर एआई इज मोर देन फिल्टर। हाँ, फिल्टर होता है, एआई होता है। सो निकाह हो गया उनका, लेकिन जब असली में उन्होंने फिजिकली देखा खातून को तो उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए, जिस पर उन्होंने 9 अगस्त को खातून को तलाक दे दी। गुलाम रसूल ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इस खातून से सोशल मीडिया के जरिए रब्ता हुआ था। साबिका अहलिया ने गुलाम रसूल अन्नड़ की दरख्वास्त पर एतराज़ात उठा दिए हैं। दौरान समाअत गुलाम रसूल अन्नड़ की साबिका अहलिया के वकील ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार का सोशल मीडिया के जरिए राब्ते का दावा दुरुस्त नहीं है। अब ये क्या है, लिटरली अपनी नौयत का ये क्या पहला ही केस लग रहा है मुझे कि क्या हुआ है। शायद पहले जमाने में होता होगा कि तस्वीर देख के निकाह कर लिया और तस्वीर कोई और थी और असली कुछ और था। हाँ, पहले भी ये होता था, विच मीन्स कि ये ट्रेंड और ट्रेडिशन जो है पहले से है कि आप सूरत देख के निकाह कर ले, सीरत का कोई लेना देना नहीं है। अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। अमीन, ये मामला जरा हमें एक्सप्लेन कीजिए। बुनियादी शिकायत क्या है गुलाम रसूल साहब को, ये बता दें, बस शक्ल की बात हो रही है। जी बिल्कुल, ये साबिक रुकने सूबाई असम्बली हैं गुलाम रसूल उन्नड़, उनकी तरफ से एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत में एक 22A की एप्लीकेशन दायर की गई है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी साबिक अहलिया ने AI तस्वीर के ज़रिए जो है वो उन्हें उनसे जो है वो ताल्लुकात कायम किए सोशल मीडिया के ज़रिए, और उसके बाद दोनों ने जो है वो फरवरी में जो है वो शादी कर ली थी। गुलाम रसूल उन्नड़ का ये दावा है कि जब भी उन्होंने खातून से तस्वीर मांगी तो उन्हें AI जनरेटेड तस्वीर जो है वो भेजी गई, जबकि जो निकाह था वो भी वीडियो कॉल के ज़रिए हुआ था और इससे पहले उन्होंने खातून को नहीं देखा था। लेकिन जब भी उन्होंने तकाजा किया तो उन्हें AI जनरेटेड तस्वीर जो है वो दी गई। जब उन्होंने हकीकत में खातून को देखा तो वो तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो उसके बाद उन्होंने खातून से दूरी इख्तियार की, तो खातून की तरफ से उनके मरने की एक पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल की गई, पोस्ट की गई, जिसके बाद उन्होंने NCCI से भी रुजू किया है और अब उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो हिरासा किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, करोड़ों रुपए का मुतालबा किया जा रहा है। तो उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ पुलिस को ये हिदायत दी जाए कि दरख्वास्त गुजार का बयान रिकॉर्ड करके खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये कहा गया है गुलाम रसूल उन्नड़ की जानिब से अपनी दरख्वास्त में। No offense to anybody, लेकिन उन्नड़ साहब को देख के और खातून को हमने नहीं देखा, मुझे लगता है मेड फॉर ईच अदर। मुझे नहीं लगता कि ऐसा इनको कोई मसला होना चाहिए था। अच्छा, आगे चलो। उन्नड़ साहब के मरने की पोस्ट भी लग गई बीच में। अब ये बताइएगा अमीन साहब कि दूसरी तरफ का कोई मौक़िफ़ सामने आया, खातून क्या कह रही हैं और अब तक अदालती कार्रवाई हुई क्या? और उन्नड़ साहब ने इतना लीप ऑफ फेथ अगर लिया ही था तो उनको तो मतलब खुश होना चाहिए। उन्होंने ना देखा, ना बात की, ना फिजिकली, और ऑनलाइन निकाह भी कर लिया। तो यू गेट व्हाट यू सो। जी बिल्कुल, खातून की तरफ से उनके वकला अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने एतराज़ात जो हैं वो जमा कराए हैं। उनका ये कहना है कि इनके जो इल्ज़ामात हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे हैं। इनकी बेटी और इनके अहल खाना जो है वो तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़ थे। उनका ये कहना है कि एक हलफनामा जो है वो गुलाम रसूल उन्नड़ ने साइन कर रखा है, जिसमें माहाना 5 लाख रुपए और उसके साथ एक फ्लैट और 50 एकड़ ज़मीन जो है वो खातून का ये कहना है कि उनके नाम करनी थी। और इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अब खातून ये कह रही है कि उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जबकि 1 लाख रुपए माहाना अखराजात भी उसे अदा किए जा रहे थे। लेकिन अब यह सिलसिला रुक गया है, तो लिहाजा उन्होंने इन तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए जो शराइत हल्फनामे में लिखी हुई थी उस पर अमल दरामद के लिए हैदराबाद की सेशन अदालत से रुजू किया। तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। उनका ये कहना है कि NCCI में भी दरख्वास्तें दी गई हैं मेरे खिलाफ और अब सिटी कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के हवाले से जो दरख्वास्त दी गई है वो मुझे हिरासा करने के लिए है। तो उनकी जानिब से उनके वकील ने ये एतराज़ात जमा कराए, उन्होंने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। और जो गुलाम रसूल उन्नड़ है उनके वकील आमिर नवाज वराइज ने इन एतराज़ात की कॉपी जो है वो वसूल कर ली है और उनका ये कहना है कि 29 अगस्त को अब इसमें जो है मज़ीद कार्रवाई होगी और इन एतराज़ात का जवाब दिया जाएगा। तो उन्नड़ साहब जो है ये भी हमें बता दें कि वो चाहते क्या हैं, मतलब क्या उनके अपने क्या मुतालबात हैं और क्या अब तक की अदालती प्रोग्रेस जो भी हुआ है उससे वो नहीं क्लियरली मुतमईन तो वैसे नहीं होंगे, लेकिन क्या है?
जी, गुलाम रसूल उनड़ साहब ने जो दरख्वास्त दायर की गई है मुकदमा दर्ज करने की, इसमें डिफेंस थाना, एसएसपी कंप्लेन सेल और खातून को इसमें फरीक बनाया गया है। तो उनका ये कहना है कि उनका 154 का जो ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन है उसके तहत बयान रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि पुलिस से उन्होंने रजू किया है तो पुलिस खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा पुलिस को ये अहकामात दिए जाएँ कि उनका 154 का बयान रिकॉर्ड किया जाए और जो इसका मुकदमा है वो दर्ज किया जाए। अब अदालत ने इस केस की मज़ीद कार्रवाई जो है वो 29 अगस्त को मुकर्रर कर रखी है। खातून की जानिब से दरख्वास्त पर एतराज़ात जमा करा दिए गए हैं और अब दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत इस पर कोई अहकाम करेगी। अब दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत कोई अहकाम जारी करेगी। लेट्स सी क्या अहकाम जारी होते हैं। सॉरी, आई डोंट नो, आई एम श्योर मुश्किल में ही है दोनों। मुझे क्यों लग रहा है, हमने पूरी कहानी में उन्नर साहब को ही दिखाया, खातून को नहीं दिखाया, मुझे फिर भी लग रहा है दे आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। आई थिंक दे आर परफेक्ट मैच। मतलब ये कहना चाह रही है कि मैं कुछ नहीं कहना चाह रही। टॉम क्रूज तो उन्नड़ साहब भी नहीं लग रहे। So why is he so upset about निकोल किडमैन the की AI इंतजार pictures? थे। नो, मतलब अभी दिल भी हो जाता है ना उनका, हो गया होगा माइल थोड़ा सा ऑनलाइन। अच्छा जी, कराची में नौजवान ताजर मीर रज़ा केस की इब्तदाई तफ्तीश में मजीद खामियां और कोताहियां जो हैं वो सामने आई हैं और ज़राए से इंकशाफ हुआ है कि मीर रज़ा की लाश मिलने के बाद क्राइम सीन यूनिट की टीम को जाए वकुआ पर आने से मना कर दिया गया था और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस कत्ल की वारदात को भी बिल्कुल मामूल के वाक़े के तौर पर देखती है। दैट इज़ नॉट न्यू एक्चुअली, ये तो हमें नजर आ ही रहा था। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक क्राइम सीन यूनिट को 3:11 पर लाश की इतला सोशल मीडिया से मिली और टीम अगले रोज जाए वकुआ पर पहुंची। सोचें इसी पे जरा अपडेट लेते हैं अगले पे हमारे साथ ही आपको होता है काशिफ मुश्ताक हैज बीन फॉलोइंग दिस केस सिंस डे 1। उनकी बड़ी काविश है इस केस के पीछे। काशिफ, नई तफ्तीशी टीम को किसी से कोई क्लू मिला, कोई नया सुराग मिला? कल रात जब आप आज हाजिब खानज़ादा में गुफ्तगू कर रहे थे तो बता रहे थे आपके आई मैसेजेस के थ्रू आखिरी वक्त में उन्होंने किसी से रब्ता किया और लोकेशन जहां उन्होंने जाना था वो भी थ्रू एन आई मैसेज उन्हें रिसीव हुई है। ये इंफॉर्मेशन कैसे सामने आई, क्योंकि फ़ोन तो अनलॉक नहीं हुआ? देखिए, जो स्मार्ट वॉच है उसमें से जो मैसेजेस के स्क्रीनशॉट हैं वो ये बताते हैं कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये लास्ट जो इसकी लोकेशन है वो भी शेयर की गई और उसके बाद आई मैसेजेस भी किए गए हैं। अभी तक फॉरेंसिक नहीं हुआ है। लाहौर फॉरेंसिक लैब जो है वो ये आई वॉच जो है ये भिजवा दी गई है, लेकिन इससे ना मजीद कोई चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। पुलिस के एक सीनियर अफसर से मेरी बात हुई, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि लगता ऐसा है कि ये खुदकुशी है, लेकिन एविडेंस ऐसे हैं कि ये मर्डर है। तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस खुदकुशी और मर्डर के दरमियान में कहीं सर्वाइव कर रही है, लेकिन उनके पास आंसर दोनों चीज़ों के नहीं है। और अभी भी बिल्कुल जितनी भी इन्वेस्टिगेशन टीम है जो उसमें मजीद मेंबरान शामिल कर लिए गए हैं वो भी इस बात पर सोच रहे हैं कि आया ये मामला है क्या। जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को देख रही है कि क्योंकि पुलिस की जानिब से भी दावा किया गया था कि जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी तो हमारी तफ्तीश आगे बढ़ेगी, लेकिन अब जो डिजिटल एविडेंस है पुलिस उनकी तरफ देख रही है कि जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो वो देखेंगे। फिर एक जो कोल जाए वकुआ से बरामद हुआ था उसकी भी फॉरेंसिक अब तक नहीं आई। तो बहुत सारी चीजों का वेट भी किया जा रहा है, जबकि साथ साथ पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कोई क्लू किसी इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर के पास अब तक नहीं है। मुख्तलिफ मेंबरान से जब मेरी बात हुई तो उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि आया इसमें ये चीज देखी गई कि जाया वकुआ पर कौन कौन शख्स आए, और फैमिली की जानिब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया गया कि जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं वो टेम्पर्ड की हुई हैं, वो कंप्लीट सीसीटीवी नहीं है, कम से कम उन्हें जो है वो कंप्लीट सीसीटीवी दिखाई जाए। तो पुलिस इसमें ना बड़ा थोड़ा सा मशकूक किरदार अदा कर रही है। इसकी एक वजह ये भी है कि हम देखते हैं कि डे 1 से जो क्राइम सीन यूनिट की टीम नहीं पहुंची और आज तक जो कुछ हो रहा है ये थोड़ा सा अलार्मिंग है। वो इसलिए भी है कि चीजों को रोका गया, चीजों को मना किया गया, इसमें एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली गई। अगर हम डीआईजी ईस्ट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि एसएसपी की जिम्मेदारी थी, एसएसपी की से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी थी। फिर इसमें ये तमाम तर चीजें जो है ये बड़ी अलार्मिंग है और इससे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चीजें छुपाई जा रही थी। जब हम चीजों छुपाने की बात करते हैं तो उनके पास कोई अभी तक एविडेंस ही नहीं है। जो वेपन है वो अब तक नहीं मिला,
जो इसमें एक निशानदेही की गई कि कचरा चुनने वाला एक शख्स जो है वो मुमकिन तौर पर यहाँ से इस वेपन को लेके जा सकता है। उसके बाद हमने जब चेक किया तो पता चला कि 100 से ज्यादा इसी इलाके के काशिफ, ये सारी बातें जो आप हमें बता रहे हैं, सॉरी काशिफ, ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं ना, ये नई नहीं है। इसीलिए तो हम भी सवाल ये करते हैं और शायद आपके पास भी जवाब ना हो, क्योंकि तफ्तीशी टीम एक्चुअली क्या कर रही है अभी तक। अगर हम इसी बात में खेल रहे हैं कि खुदकुशी थी या कोई वारदात इनके साथ हुई थी, तो वी आर लिटरली ऑन डे 1। लाहौर फोरेंसिक्स से कब आएंगे रिजल्ट्स, कब तक आ जाएंगे लाहौर मतलब वाले उस कॉल फोरेंसिक्स की से? बात हो रही है, उसका नहीं पता चल सका, फोरेंसिक्स वाली बात हो रही है, वो अभी तक नहीं। ये वाकई इतने डिलेज होते हैं ऐसी चीजों में? पर बात ही इतनी लेट स्टार्ट हुई है तो आई गेस डिलेज इसलिए भी है। जी काशिफ। बिल्कुल हुमा अब्दुल्ला, ऐसे ही है। अगर डे 1 से तमाम तर चीजें जिसमें जियो फेंसिंग है, डिजिटल एविडेंस है, स्पॉट को क्लियर करना है, कोई क्राइम सीन यूनिट की टीम है, डे 1 से कोशिश की जाती तो शायद चीजें पहले क्लियर हो जाती। जो कोशिशें आज 19 से 20 दिन बाद शुरू कर दी गई हैं, देखिए जो डिजिटल एविडेंस आएंगे ना, वो भी एक बहुत कोई आसान प्रोसेस नहीं है। बाकायदा लाहौर फॉरेंसिक लैब उसकी फॉरेंसिक करेगी, फिर जो iCloud है, दोनों चीजों के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर उसको अनलॉक करना और उसकी डिटेल हासिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हम नहीं कह रहे, ये तफ्तीशी हुकाम तो तफ्तीशी हुकाम ये भी तो सुना था कि वो एप्पल को लिखेंगे और बताएंगे, हुकूमत पाकिस्तान पुलिस डिपार्टमेंट सिंध की तरफ से ईमेल लिखी जाएगी, तो ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए माजी में भी हमने इस तरह के केसेस देखे कि जब iCloud का मामला आता है तो जब लिखा भी जाता है ना, तो उसका आंसर में फौरी तौर पे नहीं आ जाता, और उसके आंसर में कोई ये जरूरी नहीं है कि वो आपको तमाम तर बताई हुई चीजें प्रोवाइड भी कर दें। तो ये एक चैलेंज है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा एक चैलेंज ये भी है कि जियो फेंसिंग नहीं हो पा रही। इसकी जियो फेंसिंग के लिए जो एक्सपर्ट को रखा भी गया है, जब वो जाया बुकवा का दौरा कर रहे हैं तो वहाँ हिल एरिया होने की वजह से वो भी नहीं हो रहा। तो इस पे कोई भी फिजिकल एविडेंस भी सामने नहीं आ रहा, ना डिजिटल एविडेंस आ रहा है, और क्राइम सीन की जो टीम है पूरी, या फिर जो तहकीकाती टीम है, उनके पास किसी एक सवाल का जवाब अब तक भी नहीं है। और रोजाना की बुनियाद पे मीटिंग्स हो रही है, उन मीटिंग्स के अंदर चीजें डिसाइड हो रही है, लेकिन कोई फाइनल रिजल्ट उनकी तरफ से नजर नहीं आ रहा कि इस केस को हल होते हुए अच्छा काशिफ, ये तफ्तीशी टीम भी मतलब बदली, अभी 2 और एडिशन भी हुए, बात तो हमारे सामने ही है कि लिटरली लगता नहीं है कि 2 कदम भी आगे बढ़ी है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे मदद ली जाए, कोई एक्स्ट्रा हेल्प ली जाए? बिकॉज क्लियरली लग रहा है कि हम पूरी पुलिस को तो नहीं चले कहेंगे, लेकिन जो तफ्तीशी टीम है वो भी थोड़े से, सॉरी टू से, क्लूलेस हैं कि अब आगे बात किस तरह जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, इसमें मजीद एक्सपर्ट्स को शामिल करना जरूरी है। देखिए पुलिस के पास टेक्निकल चीजें तो है, लेकिन टेक्निकल मेन पावर नहीं है उनके पास। तो मेन पावर के लिए यकीनी तौर पर कुछ ऐसे लोगों को शामिल करना, चूंकि जो एविडेंस है वो बहुत ज्यादा डिले हो चुके हैं और वो बहुत सारे एविडेंस ऐसे हैं कि जो जाया भी हो चुके हैं। That's right. तो अब इसके लिए करके कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को लेना चाहिए जो, देखें डिजिटल और एआई का दौर है, तो एक सीनियर अफसर से जब मेरी बात हो रही थी, उनकी जानिब से कहा गया कि जो स्पॉट की तस्वीर ली गई हैं, अगर वो तस्वीर एआई की किसी, जिसको फोटो एनालिसिस कहते हैं, अगर वो एआई पर डाली जाए तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती है। तो इसके लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है, तो उन एक्सपर्ट्स को शामिल करना चाहिए। Got it, Kashif, thank you. That's all the time we have. The team probably has to end it. देखें क्या होता है, मगर अभी तक तो there's no clue whatsoever. There's really nothing much to add to it. In any case, that's all the time we have for We're gonna see you today. tomorrow, inshallah. कल मिलेंगे।